बाजार में रिकवरी का मूड कायम। निचले से निफ्टी में करीब 170 तो बैंक निफ्टी में करीब 650 अंकों का सुधार। टीसीएस, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और मारुति ने भरा जोश। हिंदी चैनल की आवाज़ जो सबसे बड़ी आवाज़ है और तो पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदी की जो आवाज़ होती है, हिंदी में जो आप लोग बोलते हैं अच्छे से, उसका एक अलग इफेक्ट है। बाजार के दिग्गज रामदेव अग्रवाल को सीएनबीसी आवाज पर भरोसे का दूसरा नाम ये चैनल। गिरावट में ग्रोथ सेक्टर में खरीदारी से बनेगा पैसा। एफआईआई भी जल्द शुरू करेंगे निवेश। आईटी शेयरों में निचले से अच्छी खरीदारी। 1.5% ज्यादा चढ़ा टीसीएस। आज बाजार बंद होने के बाद आएंगे कंपनी के Q2 के नतीजे। 1.3 रह सकती है टीसीएस की डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ। मुनाफे में करीब 8% ज्यादा की ग्रोथ संभव। और डिफेंस शेयरों में आज फिर दिखी तूफानी तेजी। 13% से ज्यादा उछला गार्डन रीच शिप बिल्डर्स का स्टॉक। वहीं कोची शिपयार्ड भी 4% भागा। और अतुल ऑटो में 10% की जोरदार तेजी। दिग्गज निवेशक विजय केडिया के 100 करोड़ रुपए के निवेश से आई रौनक प्रेफरेंशियल इशू के जरिए हिस्सा बढ़कर 18% के पार पहुंचेगा। बड़ा फैक्टर होगा आईटी स्टॉक्स का, क्योंकि आईटी में आज वापस थोड़ी सी एल्गो ट्रेड प्ले होगी रुपी की वजह से। रुपी क्रूड वगैरह जब भी होता है तो लोग पहले घंटे में एल्गो ट्रेड्स में बैंक बेचते हैं और आईटी खरीदते हैं। सेकेंड हाफ में बड़ी ट्रेड आपको मिलेगी बैंक निफ्टी में। तो 38,650 के आसपास ही बैंक निफ्टी ओपन हो रहा है। यहां से अगर ज्यादा नहीं करता है और 38,650 से 38,000 के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आज सुबह जब वो मार्केट्स पे आवाज की चैट चल रही थी, अनुज ने स्पेसिफिकली कहा था बैंक्स और आईटी खुलने के बाद बहुत दमखम रखते हैं, रिकवरी का ट्रेड शायद बढ़िया प्ले आउट होता हुआ नजर आएगा। और वैसे ही हो रहा है आपकी स्क्रीन पर। तो ये निफ्टी बैंक जो 660 पॉइंट एक समय नीचे था, 80 पॉइंट ऊपर, 740 अंकों की दिन के लो से बढ़िया दिखा। तो सुबह से दोपहर तक का पूरा सार आपको मिलेगा कमाई का अड्डा में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर कमाई का अड्डा में। साथ है अनुज और दिल्ली से वीरेन। और भारतीय बाजारों में जैसे सुबह में ही हम इंटरप्रेट कर रहे थे कि रिकवरी आएगी, वो स्क्रीन पर देखने को मिली है। 38,518 याद रखिएगा, निफ्टी बैंक का यही लो था, वहां से घूमा है। और क्या तगड़ी रिकवरी। इस समय 450 पॉइंट की रिकवरी, लेकिन एक समय ऐसा था कि हम लगभग 650 पॉइंट भी ऊपर थे। साथ ही साथ निफ्टी की भी अगर आप चाल देखें, यहां पर 17,100 के नीचे कुछ समय तक हमने कारोबार दिखाया और निचले लेवल से एक सीधा घूमा है बाजार। अब आप गौर करेंगे स्क्रीन पर 17,154 तक के लेवल्स देखने को मिले। इनफैक्ट कुछ देर पहले 17,300 के करीब ही पहुंचते हुए दिखाई दिए थे। तो कैसे पढ़ना चाहिए इस डेटा को और खासतौर से इस रिकवरी के क्या मायने हैं, इसका डिटेल में उल्लेख किया जाएगा। हमारे साथ हमारे कई सारे जानकार होंगे भी। लेकिन निफ्टी बैंक का हूबहू वही हुआ जैसे सुबह में आप लोग मेंशन कर रहे थे अनुज। एक बहुत तगड़ी रिकवरी। 38,500 क्या अब सिग्नल है कि शायद बन गया वो लो? देखिए हर्षदा, मेन चीज क्या है कि मार्केट में आपको एक इंडिकेशन मिल गया है कि कहाँ आपको बाय करना और कहाँ आपको सेल करना है। जो कल भी बात हो रही थी कि बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन रैली दोनों काम कर रहे हैं और खाली एक तरफ का ट्रेड लेकर आप इस मार्केट में नहीं रह सकते हैं। लेकिन जो एक चीज क्लियर होगी कि गैप डाउन में बाइंग और गैप अप में सेलिंग, ये एक चीज बहुत क्लियर है। और बैंक निफ्टी ने तो रिकवरी लीड की है, उसका एक बहुत बड़ा कारण था। आज सुबह सुबह हमने एक चीज वैसे स्पॉट की थी, जब डॉलर रुपये खुला 82.85 के पास, 82.75 के पास, लेकिन वहां से उसमें सबसे पहले रिकवरी आई करेंसी में। और करेंसी की रिकवरी नॉर्मली जो है वो बैंक निफ्टी की रिकवरी को लीड करती है। तो इसके लिए आपने वो रिकवरी देखी है। बाय ऑन डिप्स तो प्ले आउट हो गया है। अब मेरे ख्याल से सेल ऑन रैली का भी टेक्सचर मार्केट टेस्ट कर रहा है और ऑलरेडी रैली ऊपर से, जैसा आप बता रहे थे, निफ्टी एक समय में ऑलमोस्ट सब कुछ रिकवर कर चुका था, अब वापस थोड़ा सा लोअर लेवल पर आ रहा है। तो एक वो जो थ्योरी मैं कल भी बताई थी, आज भी बताता हूँ, और इसको आप गांठ बांध के रखिए। जब भी मार्केट में गैप डाउन होता है, बड़ा गैप डाउन, एसजीएक्स निफ्टी जब आपको दिखाता है 250 पॉइंट या 260 पॉइंट नीचे, उस दिन हर्षदा 95% केसेस में एसजीएक्स निफ्टी का लो नहीं टूटता है। और वो जो लो है, आज का भी लो अगर आप देखें, निफ्टी फ्यूचर्स का लो देखें तो 40 पॉइंट का फर्क है। तो वो क्या करता है, वो आपको, आप कोई ना कोई तो स्टॉप लॉस रखेंगे कोई भी ट्रेड में जाएंगे, राइट। और लो तो आप एब्सोल्यूट बॉटम तो कभी नहीं बाय कर पाएंगे। सपोज आपने लोअर लेवल सुबह खुलते ही खरीदा
वहाँ से SGX निफ्टी करीब 70-80 पॉइंट नीचे था, तो वो आपका एक 70-80 पॉइंट का रिस्क है। लेकिन अपसाइड पे निफ्टी ने आपको करीब करीब 200 पॉइंट से ऊपर दिया, तो 3:1 का एक जो है रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड वहाँ पर प्ले आउट होता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये कि SGX निफ्टी ट्रेडेड रेट है और लोग जो है सुबह सुबह हमारी मार्केट खुलने से पहले एक एडवांटेज लेना चाहते हैं, इसके लिए वो SGX निफ्टी में भारी भरकम सेलिंग करते हैं और नॉर्मली वो लेवल वायलेट नहीं होता है। आज का हाई और आज का लो अब आपके लिए एक अहम लेवल बन गए हैं। आज का लो तो एक सैक्रोसैंक्ट सपोर्ट है और आज का हाई एक लेवल है देखने वाला 17,000 और 17,100 पर काफ़ी हैवी पुट राइटिंग है, तो वो दिखा रहा है कि 17,000 पर, तो ये वही है, इस हर कोई नहीं कर पाता उस रेंज को ट्रेड। अगर आप कर सकते हैं कि 17,000 के करीब बाय करिए, 17,500 के करीब सेल करिए, तो मेरे ख्याल से आपका पैसा बन रहा है। और बैंक निफ्टी पर 38,500 का जो लेवल है जहाँ पे ह्यूज पुट राइटिंग अभी भी विजिबल है और आज का लो जो है वो वही करीब 38,500 के करीब है, वहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट है। तो यही लेवल है। और एक लास्ट चीज़, कल भी जो हम बोल रहे थे, ओवरनाइट कोई ट्रेड मत कैरी करिए। कल 3 बजे लग रहा होगा कि अब तो मार्केट में सब कुछ नॉर्मल हो गया, अब आप ले जाइए घर, लॉन्ग पोजीशन, मार्केट ऊपर ओपन होगा। जो कल लॉन्ग पोजीशन लेकर गया उसका देखिए क्या हाल हुआ सुबह सुबह खुलते ही। तो ओवरनाइट पोजीशन मत रखिए, ये मार्केट आपको बेहतरीन मौके दे रहा है, इंट्राडे में आपको बेहतरीन मौके दे रहा है, तो आपको ओवरनाइट रिस्क कैरी करने की जरूरत नहीं है। ओवरनाइट रिस्क कैरी ना करने से एक और चीज़ अच्छी होती है, शाम को आप और अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। आप शाम को कोई फिल्म देख सकते हैं, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, रादर देन जस्ट डाउ फ्यूचर और SGX निफ्टी को देखकर अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाने के बजाय। तो वो चीज़, इसके लिए मैं कहता हूँ कि ओवरनाइट पोजीशन मत कैरी करिए। अगले दिन मार्केट आपको सुबह 9:15 बजे खुलेगा, ढेरों मौके देगा। तो देखिए डाउ क्या कर रहा है और डाउ जब आप सो रहे हैं तब किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, उसका स्ट्रेस मत लीजिए, वही आपके लिए एक बड़ा टेक अवे है। इस समय वैसे डाउ फ्यूचर्स, क्योंकि हमारे मार्केट ट्रेड कर रहे हैं, तो इस समय आप थोड़ा सा स्ट्रेस ले सकते हैं कि आगे क्या होगा। डाउ फ्यूचर्स 150 पॉइंट नीचे है, ध्यान रखिएगा, और नैस्डैक फ्यूचर्स करीब करीब 90 अंकों की गिरावट दिखा रहे हैं। लेकिन आज हमारे मार्केट्स में जो रिकवरी आई है वो किन स्टॉक्स के बल पर आई है वो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। कई ऐसे काउंटर्स हैं जिन्होंने मार्केट को दरअसल निचले लेवल से ऊपर खींचा है, कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो ऊपर से दबाव लगातार बनाए हुए हैं। तो वो कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर फटाफट से लेके आएंगे। तो कहां से मदद मिली है? बैंकों में एक्सिस बैंक खासतौर से 1.5% की बढ़त पर इस समय कारोबार करता हुआ, इसका बड़ा योगदान है। आज टेक्नोलॉजी का दिन है क्योंकि आज दोपहर इनफैक्ट शाम को मार्केट बंद होने के बाद 4:30 बजे के बाद TCS IT दिग्गज के नतीजे आएंगे। 1.25% ऊपर है ये काउंटर। गेल में आज हमने देखा है कुछ बढ़त आती हुई, 1.5% का इजाफा, और गुजरात गैस में भी आधे % तक की बढ़त देखने को मिल रही है। ये हुई तेजी वाले काउंटर्स की बात। लेकिन फटाफट कुछ ऐसे स्टॉक्स जो बाजार पर दबाव डाल रहे हैं, तो टाटा मोटर्स Q2 का जो JLR का आंकड़ा है वो दरअसल निराशाजनक रहा और इसीलिए स्टॉक टूटा। सुबह से कमजोर है, अभी भी 4.5% के नुकसान पर कर रहा है कारोबार। आज दरअसल FMCG काउंटर्स में कुछ करेक्शन देखने को मिला है। टाटा कंज्यूमर सबसे ज्यादा कमजोर है, 3% नीचे, लेकिन बाकी ITC, एशियन पेंट्स, HUL दूसरे स्टॉक्स से जहां पर थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिली। इंडिया बुल हाउसिंग, अशोक लेलैंड जैसे काउंटर्स भी हैं जो दरअसल दबाव के घेरे में हैं। ये है फिलहाल अब तक की स्थिति जो आपको बता रही है कि तेजी कहां पर हो रही है और मंदी कहां पर हो रही है। एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो रिकवरी आ रही है वो अच्छी खासी रिकवरी इंडेक्स वाले काउंटर्स में देखने को मिल रही है, यानी कि निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में तेजी है, लेकिन अगर आप मिड कैप इंडेक्स देखेंगे तो वहां पर अभी भी प्रेशर बना हुआ है। 450 पॉइंट दरअसल वो इंडेक्स अभी भी नीचे कारोबार करता हुआ। तो आज मार्केट ब्रेथ थोड़ी सी आपको नेगेटिव इसीलिए दिखाई देगी क्योंकि जो रिकवरी निफ्टी बैंक में देखने को मिली, जो रिकवरी थोड़ी सी निफ्टी में आई है, वो मिड कैप इंडेक्स में नहीं देखी गई। वीरू, आफ्टरनून। जी हाँ, गुड आफ्टरनून हर्षदा। और आइए एक बार देखते हैं कि एग्जैक्टली हमारे इस कार्यक्रम का फ्लो क्या है। और कार्यक्रम में हमारे साथ इस वक्त मौजूद रहेंगे हमें टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बातचीत करने के लिए राजेश सतपुते, प्रकाश काबा.com के प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, विकास सालुके और शिल्पा राउत। शरद अवस्थी फंडामेंटल पर बातचीत करेंगे और 4 का चौका भी इस सेगमेंट में ही होगा, जिसमें आज सस्ता ऑप्शन शिल्पा और विकास सालुके जी, आज 4 का चमत्कार, FN सुपरस्टार मानस जायसवाल और मिड कैप फंड शरद अवस्थी जी के सौजन्य से। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ होंगे दीपन मेहता और यतिन से जानेंगे रीडिंग चेक में 3:10 पे डीलर्स क्या चीज कर रहे हैं इस मार्केट में। खैर आगे बढ़ते हैं, एक काम करते हैं, ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं यहाँ से। मानस, आपका पहला कन्विक्शन ट्रेड क्या चीज करेंगे आप एग्जैक्टली क्लोजिंग में? इस वक्त थोड़ा निफ्टी हायर लेवल से रिट्रेस हुआ है, बैंक निफ्टी हायर लेवल से रिट्रेस हुआ है, बैंक निफ्टी अपने 39,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे। आपका व्यू? देखिए, निफ्टी भी ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। बैंक निफ्टी ने भी अपनी 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन होना थोड़ा मुश्किल रहा। मेरा समझना है कि देखिए दोनों तरफ के मूव्स देखने को मिलेंगे, तो स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है।
इस टाइम के लिए एक सेल रिकमेंडेशन है और वो क्रॉम्पटन पे एक सेल रिकमेंडेशन है। क्रॉम्पटन के चार्ट देखेंगे तो वहां पर आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखेगा जिसका नेकलाइन ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है। आज स्टॉक ने 200 डे और 100 डे मूविंग एवरेज ब्रीच कर दी है, उसके नीचे फिसला है। तो क्रॉम्पटन पे करंट लेवल्स पे बिकवाली करेंगे 396 के स्टॉप लॉस के साथ 372 के टारगेट के लिए। में एक्चुअली फ्रेश ब्रेकडाउन आ रहा है इस समय मानस की वो है पिक का। एक बार जरा HDFC बैंक का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए। और ये एक जैसे कहते हैं ना एक प्रॉब्लम चाइल्ड मार्केट के लिए। जब भी मतलब एक टाइम पे ये विराट कोहली हुआ करता था टीम का। इस समय अब ये विराट कोहली है जब लेकिन वो आउट फॉर्म ऑफ में फॉर्म नहीं है। थे। हाँ अभी आउट ऑफ फॉर्म विराट कोहली। चलिए बहुत अच्छा कि आपने, मैं कोई और नाम लेता फिर बेकार में सुनने को मिलता, कंट्रोवर्सी होती। हाँ तो देखिए 184 पॉइंट का ड्रैग बैंक निफ्टी पर। और जब भी इसमें रिकवरी आती है कोई ना कोई इसको बेच रहा है हर्षता। और ये मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक स्टॉक जो एक हमेशा मार्केट के लिए कैप्टन का दर्जा रखता था 3 साल से अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल से लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है। और इसके मुकाबले ICICI बैंक कितना स्ट्रांग हो गया। और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो कुछ टाइम में शायद कैप्टन से भी लूज कर देगी ICICI बैंक को। ये पॉसिबल है। प्रकाश गाबा जी भी जुड़ रहे हैं। प्रकाश जी गुड आफ्टरनून। पहले तो HDFC बैंक पर राय दीजिए और उसके बाद अपनी ट्रेड बताइए। वेल गुड आफ्टरनून टू यू अनुज। HDFC बैंक की बात कर रहे हैं। वेल HDFC बैंक का जो चार्ट है उसके हिसाब से लगता है कि शायद यहाँ पर लो लेवल पे सपोर्ट मिले, लेकिन स्ट्रक्चरली थोड़ी वीकनेस है कह सकते हैं। डाउन मूव मिला है फिर अप मूव मिला, लेकिन अप मूव में सस्टेन नहीं कर पाया। तो पॉसिबल है कि लोअर लेवल करीब 1380 के देखने को मिल सकते हैं। स्लाइड तो है 1420 45 का स्टॉप लगा चले HDFC बैंक में तो लगता है एक ट्रेड बनता है ऑन द लॉन्ग साइड, शॉर्ट साइड। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है शॉर्टिंग आइडिया, वो है लुपिन। लुपिन मुझे वीकनेस नजर आती है। ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एक बहुत अच्छा अप मूव मिला था लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं हुआ। लो लेवल अब ट्रेड कर रहा है 705 पर। पॉसिबल है कि 690 का जोन देखने को मिल सकता है लुपिन में। स्टॉप पिक बहुत टाइट है, उतना ही जरूरी है, ज्यादा जरूरत भी नहीं है। और वो होगा स्टॉप करीब 711 का। तो लुपिन में ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग शॉर्ट साइड। 711 का स्टॉप 690 का नीचे लेवल देखने को मिल सकता है। तो मंदी का ट्रेड एक के बाद एक। क्रॉम्पटन पे पहले एक सेल कॉल आया, अब लुपिन पर एक मंदी का ट्रेड 690 के लिए दरअसल शॉर्ट करने की सलाह। शिल्पा राउत को जोड़ लेते हैं। शिल्पा गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा इस घंटे का? गुड आफ्टरनून। मेरा थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी कॉल रहेगा, बाय कॉल रहेगा इंडिया सीमेंट पे। मॉर्निंग में इट इज मूविंग इन अ रेंज 270 का बहुत अच्छा सपोर्ट लिया। ऑप्शन चेन में भी 270 एंड 260 पे बहुत अच्छा बिल्टअप है। तो मेरे हिसाब से लास्ट आवर में 270 के स्टॉप लॉस से इंडिया सीमेंट को बाय करना चाहिए। अभी 273 चल रहा है। टारगेट्स आपको मिल जाएंगे 279, देन 284, देन 290 ऑल्सो। तो इंडिया सीमेंट में कॉन्ट्रा ट्रेड। आज वैसे भी सीमेंट स्टॉक्स सुबह में तो काफी ज्यादा एक्टिविटी देखने को मिल रही थी जब वो अपडेट हम आपको दे रहे थे कि JP एसोसिएट का दरअसल एक आज बोर्ड बैठक में एक प्लांट पर डाइवेस्टमेंट की विचार हो सकते हैं। और देखना है कि यहाँ पर किस तरह का कंसोलिडेशन आता हुआ दिखाई देगा, कौन वो पार्टी सामने निकल कर आएंगे। तो सीमेंट काउंटर्स रेडार पर पिछले हफ्ते भी हम इसकी चर्चा कर रहे थे। 290 के टारगेट के लिए शिल्पा कह रही है कि एक तेजी का ट्रेड बनता है। चलिए शरद अवस्थी को भी जोड़ेंगे। जी थोड़ा आगे बढ़े उससे पहले एक बार ये डेटा देख लीजिए हर्षिता। इसमें एक इक्विटी वाला जो नंबर है ना, मैं उस पर फोकस करना चाहता हूँ। एक बार जरा इक्विटी वाला नंबर लेकर आइए। नेट इक्विटी इनफ्लो जो म्यूचुअल फंड्स का है सितंबर का, वो है 3 महीनों के ऊपरी स्तर पर। और ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये इसका नंबर देखिए 5,944 करोड़ से बढ़कर 14,077 करोड़। 6,000 करोड़ पे आपको लगता था कि 6,000 करोड़ का नंबर आएगा क्या? अभी 14,000 करोड़ मंथ का नंबर है। आज सुबह जब रामदेव जी से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि ये जो नंबर है ये तो अभी टिप ऑफ द आइसबर्ग है, यहाँ से आपको इतना पॉजिटिव सरप्राइज करेगा। और इसके लिए ये एक रीज़न है कि हमारी मार्केट जो है वो इतनी नहीं गिरती है। जब भी मार्केट में कोई भी ग्लोबल रिलेटेड फॉल आता है हमारी मार्केट में तेज़ी आ जाती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के पास इतना पैसा है इस समय, म्यूचुअल फंड्स DII सबके पास इतना पैसा है इस समय कि वो हर डिक्लाइन पर इस मार्केट को बाय कर रहे हैं। और ये एक तरीके से एक कॉन्फिडेंस भी बता रहा है आपका कि जो लोग हैं वो रिडीम करने के बजाय जब भी गिरावट आ रही है तो उसमें और खरीद रहे हैं। ये नंबर काफ़ी बड़ा है एक्चुअली। जो इक्विटी जो इन्फ्लो है MF इंडस्ट्री में नेट आउटफ्लो है 41,000 करोड़ का। उसका मेरे ख्याल से रीज़न होगा शायद डेट फंड या किसी और रीज़न से मेरे ख्याल से उसका आउटफ्लो होगा। इक्विटी में इन्फ्लो है, इक्विटी का जो इन्फ्लो है वो 3 महीनों के ऊपरी स्तर पर है, जिसको कि हम सबसे ज़्यादा ट्रैक करते हैं। जी हाँ, तो इक्विटी बाजार में जो
इनफ्लो है एक्विटी मार्केट यानी कि शेयर बाजार। म्यूचुअल फंड डेटा डेट और इक्विटी दोनों में बांटकर देखा जाता है। तो नेट इनफ्लो या ये नेट आउटफ्लो का आंकड़ा है, नेट इनफ्लो का भी आंकड़ा दिखाइएगा प्लीज। कुछ लिक्विड फंड्स में हमने देखा था लिक्विडेशन आती हुई दिखाई दी थी, उसमें से कुछ डेटा पिछले महीने भी मैं देख रही थी कि कुछ पैसा निकला था और इक्विटी में शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा था। तो नेट इक्विटी का जो इनफ्लो है वो 14,000 करोड़ के ऊपर निकल कर आया है। अनुज ये तो डबल ही हुआ, 5,900 करोड़ से 14,000, डबल से ज्यादा। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि कितना कन्विक्शन दरअसल रिटेल निवेशकों का भारतीय बाजारों पे है। इसको आप ऑलमोस्ट $2 बिलियन मान लीजिए। सुबह जब रामदेव जी से बात हो रही थी वो कह रहे थे $5 बिलियन पर मंथ की एक वो रखता है, मतलब इंडियन मार्केट में पोटेंशियल है $5 बिलियन पर मंथ का डोमेस्टिक इनफ्लो का। और ये तो सिर्फ म्यूचुअल फंड है, उसके अलावा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, HNI की इन्वेस्टमेंट्स, इनको तो हम गिन नहीं रहे हैं, ये तो सिर्फ जो है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स है। इंटरेस्टिंग डेटा। इसके साथ तो मुझे लगता है कैम्स का एक बार शेयर देख ही लेना चाहिए क्योंकि वो दरअसल वो डेटा ट्रैक करता है। आप कैम्स के प्लेटफॉर्म पे जाके खुद म्यूचुअल फंड्स खरीद बेच भी सकते हैं। तो 2.5% तक की तेजी उसी से सरोकार रखती है। और कैम्स के लिए आज एक बड़ा अपडेट भी सुबह में निकल कर आ रहा था। अच्छा, राजेश सातपुते तैयार है, विकास सालुंके भी और शरद अवस्थी भी। शरद, मैं पहले आपकी राय लेना चाहूंगी। आपका ट्रेड तो एक तरफ, लेकिन इस डेटा को आप कैसे पढ़ रहे हैं? ये तो क्लियर कट साइन है, जो म्यूचुअल फंड इक्विटी में डेटा फ्लो आता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर जो पैसा आ रहा है, कि भारतीय बाजार की इनहेरेंट स्ट्रेंथ पर काफी भरोसा है। रिटेल निवेशकों की तरफ से वो SIPs लगातार चल रही हैं और नया निवेश भी शुरू हो रहा है। जी बिल्कुल, ये एक नया ट्रेंड है मेरे हिसाब से। कोविड के टाइम में भी जो क्रैश आया उसमें भी, जैसे पहले हमने हमेशा देखा है कि SIPs वगैरह फटाफट बंद हो जाती थी और लोग डर के पैसा विड्रॉ करने लगते थे। कोविड के टाइम से ये एक टोटल चेंज है व्यू में, जहां डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स अपनी डोमेस्टिक जो इंडिया की स्टोरी है उस पे स्टिक ऑन कर रहे हैं। और जो डिसिप्लिन SIP में होना चाहिए कि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरह उसको 5-7 साल एक्यूमुलेट करें, वो थॉट प्रोसेस काफी इनग्रेन हो गया है पूरे सिस्टम में। और लगातार हमने उसमें इंप्रूवमेंट देखा और इस महीने के फिगर्स तो काफी चौंका देने वाले हैं और काफी पॉजिटिव फिगर्स है। और जो करेक्शन है वो भी हमने ज्यादा नहीं देखी है इसीलिए भारतीय बाजारों में, क्योंकि जो डोमेस्टिक इनफ्लोज हैं वो काफी स्ट्रांगली जो FII सेलिंग है उसको काउंटर कर रहे हैं। और डोमेस्टिक स्टोरी भी अपनी काफी स्ट्रांग है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो वैल्यूएशन प्रीमियम में भी दिख रहा है। तो जो सिंपली वैल्यूएशन प्रीमियम देख के इंडिया को अवॉइड कर रहे हैं वो शायद रॉन्ग फुट पे पकड़े जाएंगे अगले 5-10 सालों के लिए। कुल AUM है ना टोटल 39.34 लाख करोड़ से घटकर जो 38.42 लाख करोड़ हुआ, उसमें मेरे ख्याल से कुछ हिस्सा इसलिए भी होगा क्योंकि सितंबर में मार्केट थोड़ी सी गिरी थी, तो उसकी वजह से उसका भी थोड़ा सा एक इम्पैक्ट उसमें आया होगा। इसका मतलब अनुज, एक चीज काफी इंटरेस्टिंग आपको दिखाई दी होगी, ये तमाम इनफ्लोज जो है वो लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और ये हुआ है कोविड ऑनवर्ड्स, राइट? जो नया पैसा आया, जो मिलेनियल्स पैसा लगा रहे हैं अलग अलग एप्स पे, लेकिन जो AMC स्टॉक्स है उनमें उस तरह का रिटर्न नहीं देखने को मिला जो शायद प्री कोविड एरा में, जो फॉर एन एग्जांपल HDFC AMC क्या चलता था वो स्टॉक, आजकल उसकी कोई बात नहीं करता है, उसको कोई छूता नहीं है। मेरे ख्याल से वहाँ अपॉर्चुनिटी है एक्चुअली। हर्षदाल, HDFC AMC के साथ प्रॉब्लम ये थी कि अपनी पीक पर वो दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव फाइनेंशियल स्टॉक था। भारत का तो छोड़ दीजिए, दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव फाइनेंशियल स्टॉक था वो HDFC AMC का। और उसके बाद उसमें डिक्लाइन आई, फिर प्रशांत जैन जी जब छोड़कर गए तब लगा कि आगे कैसे चलेगा ये। हालांकि काफ़ी एबल हाथों में है अभी ये फंड। निपॉन, UTI AMC, मेरे ख्याल से ये इनका एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, बिकॉज पहले जो रैली हुई पोस्ट कोविड वो लगातार वन वे रैली हुई थी। मेरे ख्याल वन वे रैली के बाद स्टॉक्स में नॉर्मली थोड़ा कंसोलिडेशन आना मेरे ख्याल से लाजमी है, वही हो रहा है इसमें। और अगर आपकी बिग बेट इंडिया पे है और अगर डोमेस्टिक सेविंग्स को लेकर है तो इसके लिए मेरे ख्याल से एक और चीज़ होती है कि थोड़े से म्यूचुअल फंड्स के जो मार्जिन्स वगैरह हैं वो थोड़े से धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो आपको पैसा तो मिल रहा है, लेकिन आप उस पैसे को रन करके अपने लिए कितना पैसा बना पा रहे हैं, ये एक मतलब थोड़ी सी देखने वाली बात है। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि शायद इसके लिए। लेकिन आपको फेज़ याद होगा 2007-8 में जब मार्केट इतना गिरा था, जब FIs ने इतना बेचा था, उस समय अगर हमारे पास ये सपोर्ट होता तो उस समय मार्केट इतना नहीं गिरता। तो ऐसे ही आज जो मार्केट नहीं गिर रहा है इतना ग्लोबल डिक्लाइन के बाद भी, उसका कारण यही है जो है। म्यूचुअल फंड शेयर्स यहाँ से चलेंगे कि नहीं कहना थोड़ा टफ है, मेरे ख्याल से चलेंगे, अभी नहीं चलेंगे लेकिन शायद थोड़े टाइम के बाद कंसोलिडेशन के अगर बस प्लेन वनीला एनालिसिस करें तो चलने चाहिए, परहैप्स टाइम विल टेल। अच्छा, हमारे साथ दूसरे जानकार हैं राजेश सातपुते। आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या होगा? गुड आफ्टरनून अर्षदा जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन।
शैलेश जी देखिए, नजर तो आईटी स्टॉक्स पे है जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग है, और मुझे लगता है कि अगर ट्रेड लेना है तो मैं एम्फोसिस बीएफएल पे लूंगा। ओवरऑल अगर आप देखें तो माइंट्री भी चल रहा है, एलटीआई भी चल रहा है, तो लेकिन चार्टिकली मुझे लगता है कि एम्फोसिस थोड़ा सा 1 नॉच बेटर लग रहा है, क्योंकि 10-20 डीएमए का पॉजिटिव है, डाइवर्जेंस आ रहा है, तो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट था परसों के दिन, कल का दिन का एक पॉज था, और आज फिर से वो जो स्ट्रेंथ है वो रिज्यूम हो रही है। तो ये 2120 के ऊपर एम्फोसिस बाय करना है, हमें स्टॉप लॉस रखना है 30 पॉइंट्स का, और जो सामने टारगेट दिखता है वो है 2200-2220 का। एम्फेसिस अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे 2121 पे ट्रेड करता हुआ डे हाई की डिरेक्टरी में लगभग 2.5% ऊपर है। एक चीज़ यहाँ पे राजेश जी और ऐड करिएगा, अगर मैं इस वक्त आईटी में ओआई एडिशंस को देखूँ, क्योंकि आपने माइंट्री का जिक्र भी किया, वो करना काफ़ी अगर आप देखें ज़रूरी था यहाँ पे। माइंट्री अब एग्जैक्टली अगर आप देखें अपने जो क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस हैं उसको बाइसेक्ट करके 200 डेमा का कहीं ना कहीं वेट कर रहा है, विच इज़ प्लेस अराउंड 3400 3400 के आसपास। एक बार माइंट्री को थोड़ा सा समराइज कीजिएगा, और सिंस अभी भी हम अगर आप देखें हार्डली हमने 1/3 टाइम स्पेंड किया है सीरीज में, आईटी एक मूव दे रहा है, इसकी कोई हाई स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन आपको इम्प्रेस कर रही है या फिर फ्यूचर्स? वीरेंद्र जी देखिए, फ्यूचर की अगर बात करें तो आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि माइंट्री अपने 200 डीएमए को हिट कर रहा है। कहाँ पे वो है? 3380 के आसपास माइंट्री का 200 डीएमए है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो मेरे हिसाब से अगर हमको ट्रेड लेना है 3350 3350 का कॉल ऑप्शन करीबन 120 रुपए के आसपास मिल रहा है, हम इस पे फोकस कर सकते हैं। एज पर एज द लेवल्स आर कंसर्न 123 पे बाय बनेगा, 90 का स्टॉप लॉस होगा, और आपको टारगेट सेट करना है करीबन 170 180 के ट्रेजेक्टरी। मुझे लगता है कि वहां तक तो मूव मिलेगा। ओवरऑल अगर आज आप देखें तो आईटी में कॉन्ट्रा बाइंग हो रही है। वाकई विकास इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विकास सारू के। विकास, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। विकास, आप क्या चीज़ कर रहे हैं इस क्लोजिंग में? निफ्टी में एक डिप आया था, बट आई थिंक वो कहीं ना कहीं वो जो डिप है बार बार बाय किया जा रहा है, और अभी कुछ देर पहले का जो स्विंग था उसका इंट्राडे लो लगा करीब 17150। आप किस चीज़ में एंट्री ढूंढ रहे हैं इस वक्त? 2 बजे क्या अच्छा स्विंग दे सकता है? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। देखो, ओवरऑल मार्केट का जो सेटअप है एक रेंज में देखने मिल रहा है। मुझे लगता है कि मुझे भी यहाँ पे एक माइंट्री पे कॉल देना था, ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो दूसरा मेरा रहेगा वेदांता में आज हमने देखा है कि ओवरऑल आज देखो तो पूरा मेटल पैक में एक अच्छा पॉजिटिव रुझान देखने मिल रहा है। तो वेदांता यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है। ऊपर में 314 के टारगेट के लिए यहाँ पे बाय करके जा सकते हैं, और नीचे में 286 के आसपास का एक सपोर्ट इस काउंटर में देखने मिल रहा है। हालांकि हमने देखा कि लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में इसी सपोर्ट से ये ऊपर की तरफ आ रहा है, और आज उसने 292 के ऊपर की रेंज के ऊपर पूरा दिन ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है फर्स्ट हाफ में। तो मुझे लगता है ऊपर में 314 के टारगेट यहाँ पे वेदांता में आते हुए देखने मिल सकता है। इंट्राडे पे हमने देखा है कि इस काउंटर में पहले हाथ में एक साइडवाइज मोमेंटम देखने मिला, फर्स्ट जिस हिसाब से चल रहा था, उसके बाद वापस एक पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पे देखने मिल सकता है आज और कल में। तो मुझे लगता है जाते जाते वेदांता यहाँ पे एक अच्छा कैंडिडेट है। ओके, चलिए 2 स्टॉक लेकर आते हैं, एक इंडिया सीमेंट्स और एक इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। दोनों स्टॉक्स एफ&ओ में हैं, और दोनों का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ, दोनों की अगर एफ&ओ प्लेट एक बार देखेंगे आप तो इंडिया सीमेंट में 18% का ओआई बिल्डअप है, और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में करीब करीब 16% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। ये दोनों कल जब फ्राइडे को मार्केट्स बंद हुए थे तो इंडिया बुल्स हाउसिंग में 84% पोजीशन लिमिट क्रॉस हो चुकी थी, और इंडिया सीमेंट में 83%। तो अगर आज का ओपन इंटरेस्ट लास्ट के आधे 1 घंटे में अगर कम नहीं होता है तो ये दोनों के दोनों स्टॉक्स बैन में आ जाएंगे। आज इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और इंडिया सीमेंट दोनों की तैयारी है इस समय बैन में जाने की, एफ&ओ बैन में जाने की। एफ&ओ बैन में जाने के बाद स्टॉक काफ़ी वॉलेटाइल हो जाता है। तो एक अगर आप लोगों के पास पोजीशंस हैं इसमें इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में और इंडिया सीमेंट्स में, जो भी दर्शक इस समय देख रहे हैं उनको मैं एक थोड़ा चेतावनी दे रहा हूँ कि थोड़ा संभल कर चले यहाँ पर। अगर आप पोजीशन ले भी रहे हैं तो थोड़ा हेजेस लेके चलेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि आप एवरेज नहीं कर पाएंगे। अगर कल मान लो पोजीशन आपके अगेंस्ट ओपन होती है, आपका व्यू जो भी हो, आप उसको एवरेज नहीं कर पाएंगे क्योंकि बैन में चला जाएगा। तो इसके लिए इस चीज़ का ध्यान रखें। प्रकाश जी, टेक्निकली कोई व्यू बन रहा है इन दोनों पर, इंडिया बुल्स हाउसिंग और इंडिया सीमेंट्स पर? देखा जाए तो अनुज बाई मोड पर तो है, सपोर्ट है करीब 270 का। जब तक ये 270 बरकरार है एक अपमूव मिल सकता है, लेकिन 3 दिन से हम देख रहे हैं इंडिया सीमेंट एक साइडवेज जोन पर है। तो यहाँ पर तो मुझे लगता है कि ट्रेड बनता है, अगर बनता है थोड़ा बायस ऑन द अपसाइड है, लेकिन इंडिया बुल हाउसिंग ये क्लियरिटी नहीं है। इसलिए अगर ट्रेड बनता है तो शॉर्ट साइड बन सकता है। 130 का कोई स्टॉप लगाकर चले तो पॉसिबल है कि लोअर लेवल के 120 के देखने को मिल सकता है, क्योंकि लास्ट 2-3 घंटे का जो मूव हमने देखा ये लग रहा है कि रिएक्टिव अप मूव। ऊपर तो क्या है शायद, लेकिन नीचे आने के लिए तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 130 में इंडिया बुल हाउसिंग में। ट्रेड करना है शायद ऑन डाउन साइड
ठीक है, जरा एक बार आईटीसी का चार्ट लेकर आइए, जो थोड़ी सी निफ्टी वापस लो पे तो नहीं गया है, लेकिन पूरा हाई से तो काफ़ी नीचे आ गया है निफ्टी। और ये दोनों साइड की जो ट्रेड्स की बात हो रही थी, आईटीसी इस समय ऑलमोस्ट अपनी लोएस्ट पॉइंट पर ट्रेड कर रहा है इस समय आईटीसी का स्टॉक। और एचडीएफसी बैंक में वापस वीकनेस है, अल्ट्राटेक में भी वापस वीकनेस है। सो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें इस समय थोड़ी सी वीकनेस आप आते हुए देख रहे हैं। जी हाँ, तो डे लो पर दरअसल ये काउंटर्स पहुंचते हुए, और खासतौर से आईटीसी 32605 दरअसल इसका डे लो था, 32690 के आसपास इस समय वो अपना ट्रेड दिखा रहा है। अच्छा, इस बीच लक्ष्मण रॉय हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर जुड़ गए हैं, और ये स्टार्टअप्स में निवेश पर किसी तरह के रिस्ट्रिक्शंस की बात हो रही है, खासतौर से टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स जो डिफेंस और स्पेस टेक में काम करते हैं। मुझे पता है डिफेंस टेक में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया है, स्पेस टेक में कई ऐसी कंपनियां हैं जो दरअसल अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रही हैं, ऑफ कोर्स दूसरी दिग्गज कंपनियों के साथ भी काम कर रही हैं। लक्ष्मण बताइए, आपके सोर्सेज क्या कह रहे हैं? देखिए, दरअसल है क्या कि जो भी स्टार्टअप या टेक कंपनियां हैं उसमें विदेशी निवेश आता है तो सरकार खुश होती है, लेकिन यहाँ पे मामला थोड़ा सा अलग है। अलग इस मायने में है कि जो टेक स्टार्टअप हैं, जो डिफेंस सेक्टर में काम करती हैं, स्पेस सेक्टर में काम करती हैं, फिर इस तरह के जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर हैं, संवेदनशील सेक्टर, उसमें काम करती हैं, उसमें जो विदेशी निवेश आ रहा है उसको लेकर सरकार थोड़ा सा सतर्क हो गई है। और जो मुझे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सरकार ऐसे संवेदनशील सेक्टर के स्टार्टअप के जो एक्विजिशन हो रहे हैं, फॉरेन एक्विजिशन हो रहे हैं, विदेशी कंपनियां जो अधिग्रहण कर रहे हैं, उसकी अब समीक्षा कर रही है। और इसको लेकर कई दौर की बैठक गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय और नीति आयोग के बीच हो चुकी है। और ये देखा जा रहा है कि किन किन हालात में कंपनियों का टेक ओवर किया जा रहा है और ये कंपनियां कितना सेंसिटिव सेक्टर में काम कर रही हैं। और फिर इसकी समीक्षा के बाद सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि क्या कुछ ऐसे नियमों को सख्त किया जाए कि संवेदनशील सेक्टर में जो स्टार्टअप काम कर रहे हैं उसको बगैर किसी रोक टोक के विदेशी अधिग्रहण पर रोक लगाई जा सके, चूंकि इनका काम काफी हद तक ऐसे मामलों जुड़ा रहता है जहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा भी जुड़ा रहता है। तो अब सरकार इसकी समीक्षा करने में जुट गई है और मुझे जो सूत्र बता रहे हैं 3 से 4 हफ्ते पहले एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। अब इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है कि आखिर कैसे इस पर शिकंजा कसा जाए। पूरी तरह से रोक तो नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि इन स्टार्टअप को ग्रो करना भी जरूरी है। शिकंजा कसने की तैयारी चल रही है, सूत्र बता रहे हैं। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि अगर कोई विदेशी वेंचर कैपिटल फर्म है, अज्यूमिंग जो अब तक क्या हुआ कि अलीबाबा जैसी कंपनियों ने स्पेशली चाइनीज मनी को लेकर थोड़ा सा परहेज था, क्या उस तरफ इशारा है, या फिर कोई भी विदेशी कंपनी या फिर बड़ा इन्वेस्टमेंट फंड इन कंपनियों में निवेश नहीं कर पाएगा? क्या उस तरफ ये मूव जा रहा है? देखिए, जो सरकार कानून बनाती है उसमें किसी एक देश विशेष पर रोक नहीं लगा सकती ऐसे हालात में। आपको याद होगा जब चाइनीज इन्वेस्टमेंट रोकना भी था तो सरकार ने कहा था कि बॉर्डरिंग कंट्री जो है, सीमावर्ती देश है, उनसे पैसा आने पे उनके निवेश पर सख्ती की जाएगी। तो जाहिर तौर पे चाइना, पाकिस्तान, इस जैसे देशों पर सरकार की नजर होगी। या फिर दूसरे देश से भी पैसा आ रहा है तो उसका ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से वो पैसा, ऐसा तो नहीं कि रूट होकर क्या आ रहा है इन देशों से, इस पर भी नजर होगी। और ये चिंता इस वजह से बढ़ गई कि आपको याद होगा कि जनवरी से लेकर के सितंबर तक के जो आंकड़े देख रहा हूं मैं, उसमें से 1000 से ज्यादा डील हो चुके हैं। $36 बिलियन का डील हो चुका है। पिछले साल करीब 64 से 65 बिलियन डॉलर का डील हो चुका था। अब इसमें से जो संवेदनशील सेक्टर वाले स्टार्टअप है उसको लेकर थोड़ी सी सतर्कता बढ़ती जा रही है। और जैसा कि मैंने कहा, ब्लैंकेट बैन तो लगाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन हाँ, इस पर शिकंजा कसा जा सकता है। ओके लक्ष्मण, देखिए हर्षदा, एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि डिफेंस में गवर्नमेंट का पूरा फोकस है अब इंडिजिनाइजेशन का, मतलब पूरा का पूरा जो है घरेलू उस पर ही फोकस रहे तो वो बेटर है, क्योंकि अब पता नहीं ना विदेश में कौन दोस्त है कौन नहीं है। वो तो है, वो तो इसके लिए तो, और यही एक कारण है कि आपने जो डिफेंस के शेयर्स हैं उनमें इतनी तेज़ी देखी है, क्योंकि ये एक सेक्टर है जहाँ पर एक तो ये मैन्युफैक्चरिंग में है और ऊपर से डिफेंस में है, मेड इन इंडिया। इसके लिए तो काफ़ी ये भी मतलब एक डायरेक्टली जो लिस्टेड स्टॉक्स है उनको इम्पैक्ट नहीं करता है, लेकिन आपको एक बताता है कि एक ये सेक्टर है ये क्यों इतनी तेज़ी में है, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी अच्छा खासा फोकस है गवर्नमेंट का, और ख़ासतौर से जो डोमेस्टिक उत्पादन है उसको बढ़ावा देने का। इसके लिए ये थोड़ा सा सेक्टर आज भी आपने हेडलाइन में डिस्कस किया कि डिफेंस स्टॉक्स किस तरह से भाग रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ पर फिर नया पैसा अगला क्या आएगा, क्योंकि अनुज, मेरे को याद है स्काई रूट एक तेलंगाना बेस्ड कंपनी है, एरोस्पेस में, स्पेस टेक में है। उन्होंने जो फंडिंग रेज की थी वो दरअसल सिंगापुर के फंड GIC की तरफ से आई थी।
अब ये कुछ फंड्स हैं जो बड़े पैमाने पर पैसा लगाते हैं, सॉवरेन फंड्स बड़ा पैसा लगाते हैं, तो क्या हम उस पैसे को रोक रहे हैं या फिर वहां पर कुछ और फिल्टरिंग होगी कि किस तरह का पैसा मेरे ख्याल से आएगा? फिल्टरिंग होगी। ये जो इन्वेस्टमेंट्स है ना आज तक, ये तो जैसे कहते हैं एक टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। ये कोई जीआईसी को आपके डिफेंस में कोई लेना देना नहीं, उनको सिर्फ अपने पैसे पे रिटर्न चाहिए। तो जीआईसी तो प्योरली फाइनेंशियल इन्वेस्टर है और जीआईसी काफी समय से इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, तो इसके लिए उनके ऊपर एक ट्रस्ट है। मेरे ख्याल से उस पर कोई इतना इम्पैक्ट नहीं है। जो आप बात कर रहे थे जैसे कहाँ से आ रहा है, उस पर थोड़ा सा आपको बस थोड़ा सा परखना होगा कि कोई स्ट्रेटेजिक प्लेयर की तरफ से तो नहीं आ रहा है, वो मेरे ख्याल से देखने वाली बात होगी। तो फिल्टरिंग थोड़ी सी होती हुई दिखाई देगी। इंटरेस्टिंग है ये। इस पर वैसे लंबी चर्चा हम खींच सकते हैं, लेकिन खींचेंगे नहीं। शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। तो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स और खासतौर से डिफेंस टेक और स्पेस टेक स्टार्टअप्स पर यहाँ पर इनके अधिग्रहण पर सख्ती संभव है, और ऑफ कोर्स जो पैसा आ रहा है, जो कंपनियां इनमें निवेश कर रही हैं, उसकी थोड़ी सी फिल्टरिंग होती हुई दिखाई देगी। वीरू जी हाँ, इस बीच हर्षदा थोड़ा सा अगर आप देखें, मैं विषय को चेंज करके एक बार ऑटो बास्केट में आना चाहूंगा। आज सुबह मारुति ने अकेले अगर आप देखें ऑटो में एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया था, डे हाई की ट्रैजेक्टरी में गया, करीब 8840 तक का स्विंग दिया। एक स्टॉक और देखिए आप, भारत फॉर्ज एक बार फिर से बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड। हालांकि मैं एक अलर्ट आपको दूंगा यहाँ पर कि जब मैं बातचीत कर रहा हूँ अभी ऑटो सेगमेंट में, टिक बाई टिक चार्ज देखिएगा, सारे आईटी स्टॉक्स डी हाई पर हैं। लेकिन मैं एक ऑप्शन कॉल लेना चाहता हूँ यहाँ पे। मानस, भारत फौज की प्लेसमेंट देखिए आप, 1 नवंबर 2021 यानी ऑलमोस्ट 1 साल की जो ट्रेजेक्ट्री है उसको वॉलेट करने के लिए कितना स्ट्रांगली प्लेस लग रहा है ये स्टॉक का। मानस, आपकी अप्रोच या फिर कोई स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल जो आपको इंप्रेस कर रही है यहाँ पे भारत फौज में एट डे हाई? देखिए 60 मिनट चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो पैटर्न बहुत क्लियर दिखेगा। एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। 700 रुपए से लेकर 770 तक की रैली थी, उसके बाद हमने कंसोलिडेशन देखा 2 दिन, और अब फाइनली उस कंसोलिडेशन जोन के बाहर निकला है, अपर बैंड को ब्रीच किया है। मेरा समझना है कि अब आपको कम से कम 802 और उसके ऊपर शायद 820 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे, इसलिए ऑप्शन ट्रेड ही लेना बेहतर रहेगा। तो भारत फौज का 780 का कॉल ऑप्शन लेंगे, 27 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए। 19 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, और 42 रुपीज और 48 रुपीज ये टारगेट्स हो सकते हैं इस भारत फौज के 780 के कॉल ऑप्शन। चलिए, भारत फौज की 780 की कॉल सजेस्ट कर रहे हैं मानस। एक बार जरा स्टॉक्स लेकर आइए जो अब डे हाई बना रहे हैं। फिर लिस्ट को अगर आप थोड़ा सा सॉर्ट करेंगे, जो स्टॉक्स इस समय डे हाई बना रहे हैं सारे के सारे आईटी स्टॉक्स। एम्फेसिस से स्टार्ट करते हैं। एम्फेसिस अभी ग्रीन में आया है। इन्फोसिस अब ग्रीन में आया है। सुबह से मतलब कोशिश तो कर रहा था ग्रीन में आने की। एक बार इंटरडे चार्ट लेकर आते हैं दोनों का, और अगर कैंडल स्टिक्स आ जाए तो सबसे बेटर है। दोनों में आप अच्छा खासा एक मूव देख रहे हैं, इन्फोसिस और एम्फेसिस दोनों में। देखिए ये इन्फोसिस अभी बस ग्रीन में आया है, और एम्फेसिस भी इस समय ग्रीन में आ रहा है। पर्सिस्टेंट सिस्टम्स एक और स्टॉक है जहां पर ग्रीन में आ रहा है वो, और डे हाई पर है। टेक महिंद्रा डे हाई पर है, हालांकि अभी भी स्लाइटली इन द रेड है, लेकिन डे हाई पर तो है। कोफोज डे हाई पर है, विप्रो डे हाई पर है। तो आईटी में आज अच्छी खासी तेजी है, और आज टीसीएस के नंबर्स आने हैं। हर्षदा, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे हम टीसीएस से? अब टीसीएस एक्सपेक्टेशन यही है कि इनके नंबर्स थोड़े से बेहतर ही रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि मार्जिन्स पीयर्स की तुलना में थोड़ा सा सुधार दिखाते हुए दिखाई देंगे। एक्सपेक्टेशन तो यही कि करीब 70 बेसिस पॉइंट और इजाफा मार्जिन्स में देखने को मिल सकता है, क्योंकि इन्होंने वो लार्जली जो वेज हाइक थी वो पिछले क्वार्टर में ले ली, तो जो बाकी पीयर्स लेंगे वो ये नहीं लेते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अनुज, मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैनेजमेंट में आपको याद होगा पिछले साल कहा था कि एक मल्टी साइकिल तेजी वाले रन में इस समय है। जो ट्रांसफॉर्मेशनल साइकिल का फायदा उठा रहे थे, उसमें कितना अंतर आता हुआ दिखाई देता है, वो कमेंट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। उससे ज्यादा ये भी देखना होगा कि यूरोप के बिजनेस को कैसे मिटिगेट कर रहे हैं, क्योंकि यूरोप में अच्छा खासा एक्सपोजर इस कंपनी का भी है। वहां के रिस्क इन्होंने पिछले बारी कहा था कि हाँ है, लेकिन देखते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं यूरोप की स्थिति कैसी हो चुकी है, तो वहां से थोड़ा सा दबाव आता हुआ दिखाई देगा। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में क्या कुछ बढ़त देखने को मिली है, और वो प्राइसिंग डील्स की कितनी बेहतर होती हुई दिखाई दी है, वो इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिक फ्रंट में हम सब जानते हैं कि हायरिंग को लेकर पिछले बारी थोड़ी सी नरमी आई थी। इस क्वार्टर में डर यही है कि कुछ और नरमी देखने को मिलेगी, क्योंकि हम सब ने वो रिपोर्ट्स पढ़ी है कि कैसे वेरिएबल पे रोकी, कैसे कुछ कंपनियों ने दरअसल फ्रेशर्स को ऑफर देकर फिर वापस ले लिया, और कई कंपनियों ने बोला कि आप आकर अब ज्वाइन करिए, वर्क फ्रॉम होम। और वर्क फ्रॉम होम और मून लाइटिंग पर भी क्या बोलते हैं, नहीं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके बारे में। और ये देखिए, ये इसलिए हम पॉइंट आउट कर रहे हैं क्योंकि इस समय डेज हाई पर है ये स्टॉक्स, और
इसमें लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, टीसीएस गाइडेंस नहीं देती है, तो टीसीएस के साथ एक ये थोड़ा सा बस आपको बॉडी लैंग्वेज से थोड़ा सा गेस करना पड़ेगा कि वो क्या कह रहे हैं। गाइडेंस ऑफकोर्स इन्फोसिस दे रही है, लेकिन ये जो वापस निफ्टी में जो सेकेंड रिकवरी आ रही है वो पूरी की पूरी आईटी की वजह से आ रही है। खासतौर से टीसीएस अच्छा खासा इस समय आपको मुंह दिखा रहा है। एक बार रिविजिट कर लेते हैं इसको एक्चुअली। राजेश जी, टीसीएस पर एक फ्रेश ब्रेकआउट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है, तो कैसे अप्रोच करें? अनुज जी देखिए, मेरे हिसाब से टीसीएस का जो स्ट्रक्चर है ना, लोअर लेवल से जिस तरह से खुलने के बाद रिकवरी है उसके हिसाब से, और अगर ओवरऑल कैंडलस्टिक्स देखते हैं तो यहाँ पे क्लैरिटी मिलती है कि प्रोबेबली इसका मूव अप होगा। अभी ये बात हुई है कि इसका रिजल्ट है तो ऑब्वियसली वोलेटिलिटी होगी, तो आप इसे अप्रोच कैसे करें? मेरे हिसाब से अगर थोड़ी रिस्क लेनी है तो हम क्यों ना 3100 का कॉल ऑप्शन, 3100 का कॉल करीबन 90-95 के ट्रेजेक्टरी में मिलेगा। सो इस आसपास, इसके आसपास ये टीसीएस का 3100 का कॉल ऑप्शन आप बाय करके चले। स्टॉप लॉस रखे 60 का, लॉट साइज है इसका सिर्फ 150 का। लेकिन मेरे हिसाब से अगर हम सही ठहरे अनुजी, तो मेरे हिसाब से इसका कल का टारगेट कम से कम 150 रुपए होगा। तो अगर मुझे टीसीएस प्ले करना है देन आई वुड लाइक टू गो विद द ऑप्शंस। सो इट्स अ बाय एट 3100 कॉल। ये थोड़ा सुरक्षित विकल्प है, और सुबह सुबह जब हम डिस्कशन कर रहे थे, जब हम लोगों ने आईटी पे ग्रिप किया था, उस वक्त भी जाते जाते लगभग 9:54 के आसपास, 9:53 के आसपास हमने टीसीएस की यही कॉल ली थी, और मानस ने टिप्पणी की थी कि 3100 की कॉल आपको ज़्यादा अगर आप देखें चल रही है। इसी में आई थिंक इस डिस्कशन को थोड़ा सा और अगर आप देखें एग्रेसिव कर लेते हैं और थोड़ा सा आगे जाते हैं। इस पर आपकी राय क्या होगी विकास? लुक एट इन्फोसिस की कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग, एक फोर्स 20 डेमा का इसके पास था, और लास्ट 2 सेशन के हाइज को बाइसेक्ट करता हुआ एक बार फिर से क्लोज टू 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इन्फोसिस में कोई स्प्रेड, कोई व्यू आपका यहाँ पर इस वक्त लेने का? जी हाँ वीरेंद्र जी, देखो इन्फोसिस में हमने देखा कि लास्ट के अगर 3 ट्रेडिंग सेशन में भी देखो तो 1460 के आसपास एक रजिस्टेंस देखने मिल रहा है। हालांकि उसी रजिस्टेंस के आसपास इन्फोसिस यहाँ पे ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। जैसे ये ब्रेक होता है तो मुझे लगता है 1520 की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। नीचे में 1440 एक इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे देखने मिला है, तो मुझे लगता है उस सपोर्ट्स में इसमें पोजिशन बना सकते हैं। लेकिन इसका एक ब्रेकआउट पॉइंट जो आ रहा है वो 1460 का है। अभी 1455 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जैसे ही वो ब्रेक करे तो मुझे लगता है ऊपर में 1520 के आसपास के टारगेट यहाँ पे इन्फोसिस में आते हुए देखने मिल सकते हैं। जी हाँ, सबसे अगर आप देखें अच्छा मूव देता हुआ इन्फोसिस, टीसीएस, सारे के सारे अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग मूव देते हुए, टीसीएस अब डे हाई, क्या गजब का मूव है। आई थिंक एक चेक और ले लेते हैं बस इससे पहले कि आगे बढ़ें। लुक एट टेक महिंद्रा, हालांकि अनुज ने जिक्र किया था इस स्टॉक का, लेकिन मैं मार्क कर लेता हूँ यहाँ पर टेक महिंद्रा एट डे हाई। अभी भी याद रखिएगा, आउट ऑफ अगर आप देखें तो जितने भी दिग्गज आईटी कंपनियां हैं उसमें सबसे वीक स्ट्रक्चर यही है। कहाँ इन्फोसिस अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज स्ट्राइक कर रहा है, टेक महिंद्रा अभी भी मात्र अपने 10 डेमा पे ट्रेड कर रहा है। राजेश जी, आपने जो पहला ट्रेड ग्रिप किया था आईटी से, दैट्स डूइंग वेल, डे हाई पर थोड़ा सा एड ऑन आप जरा टेक महिंद्रा में भी कीजिए। इस वक्त पूरा आईटी और आईटी। वीरेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा। टेक महिंद्रा अगर आप टेक्निकली देखें तो इट इज ट्रेडिंग वेल बिलो इट्स 10, 20 एंड 50 डीएमए। तो आप इसे जब तक आप पोजिशनली ये जब तक 1060 के ऊपर ट्रेड करना शुरू नहीं करता तब तक इसमें जो शॉर्ट्स है, पोजिशनल शॉर्ट्स, वो कवर नहीं होंगे। रही बात स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से तो देखिए 1032 के आसपास है, तो अगर आपको एक छोटा ट्रेड लेना है तो आपका 1015 का स्टॉप लॉस होगा, और वही 1045 का पहला पड़ाव, 1060 का सेकंड। तो ये टेक महिंद्रा का सेटअप है। तो जो बड़ा लॉन्ग है वो 1060 के ऊपर खुलेगा। तो ये टेक महिंद्रा की तरफ इशारा तेजी की तरफ ही बन रहा है। देखिए तमाम वो टेक्नोलॉजी कंपनियां आज हरकत में है, खरीदारी में है, नतीजों से पहले तेजी की पोजीशंस बन रही है। अच्छा, कुछ और स्टॉक्स हम आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। यतिन भी जुड़ ही गए हैं, वो आपको बताएंगे क्या चल रहा है। लेकिन एक आपको याद दिला दे कि हमारे 4 जानकार आपको 4 का चौका देने वाले हैं। एक एक करके ट्रेड आएगा। 2:40 पर हम शुरू करेंगे सिलसिला। सस्ता ऑप्शन शिल्पा राव देने वाली हैं। चार्ट का चमत्कार हम लेंगे विकास सालुंखे से। वायदे का सुपरस्टार एफिनो सुपरस्टार स्टॉक का मानस जायसवाल के जिम्मे, और शरद अवस्थी तैयार बैठे हैं मिड कैप फंडा लेकर। तो ये 4 ट्रेड्स आपके सामने आएंगे कुछ ही मिनटों में। 2:40 पर इस सिलसिले की शुरुआत होगी, और अब जोड़ लेते हैं यतिन को जो आपको बताएंगे कि क्या चल रहा है। बताइए भैया यतिन, आज किस पर नजरें, क्या चल रहा है?
तो हर्षदा देखिए, हम अक्सर केमिकल फर्टिलाइजर शेयर्स की बात करते हैं क्योंकि ये सारी जो ग्लोबल उठापटक आपको देखने को मिल रही है उसको रिलेटेड है। अगर हम फॉस्फोरिक एसिड्स की बात कर लें तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव दिख रहा है। अगर हम फर्टिलाइजर पैक की बात करें तो जो नाइट्रिक एसिड से लेके फॉस्फोरिक एसिड से लेके काफ़ी सारे रॉ मटेरियल में काफ़ी वॉलेटिलिटी हो चुकी है, क्योंकि जिस हिसाब से डॉलर का रेट मूवमेंट चेंज हो रहा है उस हिसाब से आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो है दामों में भारी उतार चढ़ाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम कोरोमंडल इंटरनेशनल और पैरादीप फॉस्फेट्स ये दो कंपनियों की बात करें तो यहाँ शायद इनको सितंबर क्वार्टर ऑनवर्ड्स यानी ये अक्टूबर के पहले हफ्ते से पेन होना शुरू हो गया है। क्यों होना शुरू हो गया? क्योंकि जो फॉस्फोरिक एसिड्स के दाम थे वो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ने लगे हैं, क्योंकि ये दोनों कंपनियां कोरोमंडल और पैरादीप फॉस्फेट ये इंटीग्रेटेड कंपनीज हैं। अपना फॉस्फोरिक एसिड ही खुद बनाती हैं, रॉ मटेरियल खुद सोर्स करती हैं। कहीं ना कहीं इनके पास जो एडवांटेज था सितंबर क्वार्टर में, जहां ये लोग $400 प्रति मेट्रिक टन के मार्जिन से चल रहे थे, वो अब नेगेटिव हो चले हैं। नेगेटिव क्यों हुए? इसका दो बड़ा रीज़न है। सबसे पहले अगर हम देखें तो जिस हिसाब से जो डॉलर की मजबूती आपको आती हुई दिखाई दी है उसका फ़ायदा हुआ है इंपोर्ट होने वाले फॉस्फोरिक एसिड को और फॉस्फोरिक फर्टिलाइजर्स को, क्योंकि ये जो फॉस्फेट वाली फर्टिलाइज़र है इनका इंपोर्ट सस्ता हो चला है। पहले जो गणित था वो रिवर्स था, जो इंटीग्रेटेड कंपनीज थी इनको बेनिफिट हो रहा था क्योंकि इंपोर्ट महंगा था, लेकिन क्योंकि अब इंटरनेशनल मार्केट्स में रॉ मटेरियल के प्राइसेस थोड़े बहुत कूल ऑफ हो रहे हैं और जो फॉरेक्स रेट है उसके कारण काफ़ी सारे बदलाव होते हुए आपको दिखाई दिए हैं, उसके कारण जो एडवांटेज डोमेस्टिक कंपनीज को था अब नहीं रहा है। इनफैक्ट जैसे कि मैं पहले बता रहा था, सितंबर क्वार्टर तक ये $400 प्रति मेट्रिक टन बना रहे थे, अब ये लगभग $50 प्रति मेट्रिक टन नुकसान कर रहे हैं। तो इसीलिए शायद आपको पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से इन सभी स्टॉक्स पे थोड़ा बहुत प्रेशर दिखाई दे रहा है, खास करके कोरोमंडल इंटरनेशनल और पैरादीप फॉस्फेट्स, क्योंकि ये दोनों ही कंपनीज फॉस्फेट के फर्टिलाइजर बनाने में फुली इंटीग्रेटेड हैं और यहाँ जो मार्जिन पहले एक्सपेक्टेड था स्ट्रीट का, शायद ये आपको Q3 में बदलता हुआ दिखाई दे। ये लिमिटेड है इन 2-3 स्टॉक्स के लिए, पूरा सेक्टर पे नहीं, क्योंकि अनुज जी देखिए, NPK हम बोलते हैं, नाइट्रिक जो फर्टिलाइजर होते हैं, एक पोटैश फर्टिलाइजर्स होते हैं और एक फॉस्फेट फर्टिलाइजर होते हैं। तो ये जो सेगमेंट है ये पोटैश और फॉस्फोरिक फर्टिलाइजर के लिए स्पेसिफिक है। नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर्स जो हैं वो कमोडिटाइज्ड हैं और काफ़ी इंपोर्ट हम करते हैं एज ए कंट्री, लेकिन ये फॉस्फेट वाले जो प्लेयर्स हैं अभी इनका पेन होना शुरू हो गया, क्योंकि ये जो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन हो रहा है और जो रॉ मटेरियल में फ्लक्चुएशन हो रहा है, जो इनको एडवांटेज था एक क्वार्टर पहले, शायद Q3 में नहीं दिखे। ओके, तो देखिए इस समय कोरोमंडल इंटरनेशनल और पैरादीप फॉस्फेट्स ये वो स्टॉक हैं जिसमें आप थोड़ा सा इस समय दबाव देख रहे हैं। मार्केट में एक बार मिड कैप इंडेक्स में नज़र डालिए। मिड कैप इंडेक्स इस समय थोड़ी वीकनेस दिखा रहा है, मतलब मिड कैप इंडेक्स में आज इतनी रिकवरी नहीं है जितनी बाकी की पूरी मार्केट में आई। वो अभी भी करीब 1.25% डाउन है और एडवांस डिक्लाइन की जो लाइन है वो ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुई है, वो अभी भी 1:3 के करीब ट्रेड कर रहा है। हमने बात की कुछ स्टॉक्स की जो डे हाई पर थे, डे लो की बात कर लेते हैं। कोरोमंडल टू बिगिन विद, जितनी बात कर रहे थे उसके बारे में, वो डे लो पर है। F&O स्टॉक है। PI इंडस्ट्रीज, वो सुबह भी इसको हमने स्पॉट किया था कि थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहा था PI इंडस्ट्रीज, वो इस समय लो पर आता हुआ। और अतुल लिमिटेड अगेन केमिकल स्पेस में, वो स्टॉक इस समय हल्का सा लो पर आ रहा है। और बात हो रही है बैंकों की, तो बैंक ऑफ बड़ौदा एक्चुअली वैसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ये सेक्टोरली, लेकिन इस समय डे लो पर आता हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा। जी हाँ, ये स्टॉक्स जो दरअसल दबाव के घेरे में, लेकिन ये जो स्टॉक्स का जिक्र यहाँ पर यत्न ने किया, उस पर एक टेक चेक ले लिया जाए अनुज, स्पेशली जिस तरह से कोरोमंडल टूट रहा है और प्रेशर भी यहाँ पर साफ तौर से और भी बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। मानस, कोरोमंडल इंटरनेशनल पर फ्रेश एनालिसिस अगर आप करके देखें तो क्या दिशा और भी बिगड़ने के आसार है, क्योंकि फंडामेंटल्स तो दरअसल इस समय फेवर में है नहीं? तो देखिए टेक्निकल भी फेवर में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप पैटर्न देखेंगे तो लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है। 20 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज लगातार रेजिस्टेंस की तरह प्ले कर रहे हैं। आज 100 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हो गया, उसके नीचे फिसला है और आज के पैटर्न को देख के लगता है कि ये 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाने की कोशिश करेगा, जो कि 930 रुपए के आसपास है। तो मेरी राय में तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो बेहतर रहेगा, कोई बाउंस बैक मिले तो एग्जिट कर जाए, और या तो अगर आप ट्रेडर हैं तो आप करंट लेवल पे भी एक सेल कॉल ले सकते हैं, जहां आपके स्टॉप लॉसेस 991 के ऊपर रहेंगे और टारगेट 930 रुपए के आसपास के रहेंगे। एक रीज़न ऑटो स्टॉक्स जो तेज़ी बनाए हुए हैं वो अभी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा था। नवरात्रि में
57% ग्रोथ है सेल्स में ऑटो कंपनीज की, 57.5%। तो ये वाली जो नवरात्रि होती है इसमें लोग नॉर्मली खरीदते हैं क्योंकि पितृपक्ष खत्म होता है और उसके बाद नवरात्रि स्टार्ट या होता तो है। आप डिलीवरी लेते हो या फिर नई गाड़ी की बुकिंग कराते हो। हाँ, जो मैंने पहली गाड़ी ली थी वो हाँ दशहरे के दिन डिलीवरी हुई थी। और मैंने भी इसीलिए नवरात्रि में ज्वाइन किया हर्षदा, क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि वो पितृपक्ष खत्म हो उसके बाद नवरात्रि स्टार्ट हो, तो इसके लिए नवरात्रि में ज्वाइन किया। चलिए प्रकाश जी से भी एक बार कोरोमंडल पर राय ले लेते हैं क्योंकि ये इस समय एक्चुअली डेज लो पर है और काफी ब्रेकडाउन दिखा रहा है। प्रकाश जी, कोरोमंडल। यस करेक्ट, इनफैक्ट 1000 से रिजेक्शन मिला है कोरोमंडल इंटरनेशनल का। मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ी वीकनेस है, शॉर्ट कर सकते हैं, ट्रेड करें 973 पर। स्टॉप कहाँ लगाना चाहिए? स्टॉप लगाना चाहिए करीब 980-81 का। बस मुझे लगता है 970, 960, 965, 960 एक पॉसिबिलिटी है कोरोमंडल इंटरनेशनल में। एक रिजेक्शन मिला है, बहुत ही बढ़िया रिजेक्शन मिला है 1000 जोन से कोरोमंडल इंटरनेशनल। कोरोमंडल पे अगर आप देखें आपकी राय 973 से सेल। और अभी अनुज आप जब ऑटो का जिक्र कर रहे थे, आप यकीन मानिए उस वक्त मैं ऑटो की 2 चार्ट्स देखा था और 2 अगर आप देखें पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट पे, आप जरा चार्ट्स दिखाइएगा स्क्रीन पे। लेट्स टेक एम&एम ऐसा लगभग अप्रैल 2022 के बाद पहली बार हुआ है कि एम&एम 50 डेमा पे इतना टाइम स्पेंड कर रहा है, अदरवाइज टिकता ही नहीं था। और इस बार ये पहली बार हो रहा है कि जो मारुति है वो हायर लेवल्स पे टाइम काफ़ी डिवोट कर रहा है। याद रखिएगा ग्रैंड विटारा के जो बिक्री के आंकड़े और बुकिंग के आंकड़े हैं अक्टूबर के मंथ में ही आएंगे और जहाँ तक अभी तक जो इनके नंबर्स मिल रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं, स्पेशली ग्रैंड विटारा के। मैं मानस इसके चार्ट्स को देख रहा था और आई थिंक सुबह भी मैंने, आपको याद होगा, जो पहला स्टॉक जिक्र किया था मारुति, आई मीन 3-4 दिन से वो फीलिंग आ रही है कि आई थिंक ये लोअर एजेस पे टिक नहीं रहा है और अब एग्जैक्टली अपने 20 डेमा के कर्व पे है 8851। मानस आपकी राय क्या है मारुति पे इस वक्त? देखिए इसमें कोई शक नहीं कि लगातार लोअर लेवल पे 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, लेकिन पिछले 3 दिन, आज तीसरा दिन है जब 20 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक टेस्ट कर रहा है लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है। आज अगर ये एक बार 8875, 8880 के ऊपर निकल जाएगा तब आप बिल्कुल एक ट्रेड ले सकते हैं जहां आपके टारगेट 9200 के आसपास के रहेंगे। फिलहाल के लिए इंतजार करिए, पैटर्न पॉजिटिव है लेकिन 8880 के लेवल्स को ब्रीच होने का इंतजार करिए, उसके ऊपर खरीदारी करेंगे 8790 के स्टॉप लॉस से और फिर आप टारगेट बड़े सेट करिए 92 रुपए से 9200 के 100 के टारगेट के लिए मारुति में तेजी पकड़ लीजिए, अच्छी खासी खरीदारी बनती दिखाई दे रही है। इनफैक्ट मारुति के साथ साथ इस घंटे अगर आप गौर करेंगे तो निफ्टी का टॉप बेस्ट सेकंड जो ट्रेड है वो बजाज ऑटो साबित हो रहा है, वहां पर भी एक बहुत तगड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है। इस घंटे 1% ऊपर आना शुरू किया 3614 के लेवल्स पर, ये देखिए पॉजिटिव टेरिटरी में आ चुका है ये स्टॉक भी। चलिए लेकिन बारी है 4 का चौका की। हमारे जानकारों ने आपके लिए क्या कुछ शॉर्टलिस्ट किया है वो अब आपकी स्क्रीन पर। शुरुआत होगी शिल्पा राउत के साथ जो आपको बताएंगी सस्ता ऑप्शन। मेरा सस्ता ऑप्शन रहेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर में। 2600 जोन्स के ऊपर उसने अभी एक ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो सेफ प्ले करने के लिए 2700 का कॉल ऑप्शन अभी ट्रेड कर रहा है 23 रुपीज 23 हाफ पे। तो आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 10 का और टारगेट्स आपको मिलेंगे 40 देन 54। एक्सिस बैंक का इंट्राडे लेकर आइए, ये एचयूएल के अक्टूबर 2700 की कॉल। एक बार जस्ट मेरे को सिर्फ एक्सिस बैंक का इंट्राडे देखना है क्योंकि काफ़ी इस समय उसमें तेज़ी है, 3% के करीब इस समय ऊपर चल रहा है। चलिए अब एफएनओ स्टॉक के लिए चलते हैं मानस के पास। मानस क्या चूज किया आपने? अनुज जी, एम&एम फाइनेंस पे मेरी नजर है, वहां पर आप एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड ले सकते हैं। और पैटर्न को देखिए तो आप 60 मिनट चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर आपको एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिखेगा। 2 दिनों से स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा था 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास, लेकिन आज एम&एम फाइनेंस ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, 203 रुपए के ऊपर निकला है। बेहतर वॉल्यूम से अगर हम पिछले 2 दिनों को कंपेयर करें तो थोड़े बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। मेरा समझना है कि अब आपको 212 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे, तो एम&एम फाइनेंस पर खरीदारी करने की राय रहेगी। 200 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए, 212 के टारगेट सेट करें और यहाँ पर 205 का कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। 7 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। 4 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर की तरफ 13 से 14 रुपए तक के टारगेट्स आपको यहाँ इस ऑप्शन में भी देखने को मिल सकते हैं। फाइनेंस 212 का टारगेट, एफएनओ का सुपरस्टार अगर आप चाहें तो 205 का कॉल भी ले सकते हैं इस समय अगर आप ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करना चाहते हैं। विकास सालुंखे, चार्ट का चमत्कार।
देखो मुझे लगता है कि LTI यहाँ पे एक चार्ट के चमत्कार के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट यहाँ पे देखने मिल रहा है। जो अगस्त के हाई थे वहाँ से जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन था वहाँ पे एक ब्रेकआउट इस काउंटर में देखने मिला है। वो 4684 के ऊपर का एक ब्रेकआउट था, अभी फिलहाल उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ऊपर में मुझे लग रहा है रिसेंट जो हाई बनाया था 4850 के आसपास का, वहाँ के टारगेट यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकते हैं। नीचे में हमने देखा है कि एक सपोर्ट देखने मिला है 4600 के आसपास का। तो और ऊपर से मोमेंटम इंडिकेटर जो है RSI यहाँ पे क्रॉस ओवर भी दिखा रहा है। तो मुझे लगता है 1 से 2 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम कैरी होते देखने मिलेगा। तो 4850 के टारगेट के लिए यहाँ पे LTI बाय करके जाना चाहिए। LTI आपके स्क्रीन पे 4694 पे ये विकास आलूके जी की कॉल है, डे हाई पर लगभग 1% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। शरद जी, अब आपको मिड कैप फंडा पिक करना है, बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप आईटी के इस शोरगुल में? आईटी और ऑटो दो बढ़िया करते हुए। दोनों में से ही नहीं है। बालाजी अमाइंस हमें काफी अच्छा लगता है इन वैल्यूएशंस पे। स्टॉक ऊपर से 18-20% करेक्ट भी हो गया है। और अगर आप देखें तो कंपनी के 25-30 प्रोडक्ट्स में से ज्यादातर प्रोडक्ट्स, लगभग 50-60% प्रोडक्ट्स जो है वो कंपनी इकलौती मैन्युफैक्चरर है देश में। और टोटल अगर आप मार्केट शेयर भी देखें तो लगभग 50% मार्केट शेयर है। कंपनी की अभी कैपेसिटी लगभग 2.25 लाख MTPA की है, जो उसमें वो 2.25 लाख MTPA और अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप अगले 2 साल में टर्नओवर में 950 करोड़ की एडिशन हो सकती है। हमारा ये मानना है कि अगले 2 साल में अर्निंग्स में ग्रोथ लगभग 18-20% के आसपास की CAGR रहनी चाहिए। और सेल्स में 18-20% की CAGR और अर्निंग्स में लगभग 25% की CAGR रहनी चाहिए। तो 25 का मल्टीपल कंपनी को आसानी से मिलना चाहिए। तो 4,500 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से बालाजी अमाइंस एक बहुत बढ़िया बेटर वैल्यूएशन। तो बालाजी अमाइन ना, ये है फिलहाल मिड कैप फंडा ट्रेड, 4500 का टारगेट शरद अवस्थी ने दिया है। चलिए आपके लिए वो तमाम 4 ट्रेड्स एक बार फिर ये चौका दिखा देते हैं किन किन स्टॉक्स पर हमारे जानकारों की राय है। HUL का 2700 का कॉल दिया आपको शिल्पा राउत ने, 40 से 54 का टारगेट, इस समय करीब 23 के आसपास 25 हो चुका है। चलिए, और मोमेंटम तो है ही इस पर्टिकुलर स्टॉक में, इस घंटे तेजी की पोजीशंस लौटती हुई दिखाई दे रही हैं। विकास आलूके ने आपको चार्ट का चमत्कार में L&T इन्फोटेक या फिर LTI दिया, 4850 के लिए एक मौका है। स्टॉप लॉस आप 4600 के आसपास रखना जरूर। साथ ही फिर आया M&M फाइनेंशियल्स, ये है F&O का सुपरस्टार, 212 के टारगेट के लिए मौका तेजी का, 198 स्टॉप लॉस लेंगे। चाहे तो आप 205 वाला ऑप्शन भी खरीद सकते हैं। और बालाजी अमाइन जिसका जिक्र अभी अभी शरद अवस्थी ने किया, 4500 का टारगेट यहाँ पर, ये भी तेजी वाला ही ट्रेड आपके लिए साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए, स्क्रीन टेक्नोलॉजी से ज्यादा दूर जा नहीं रही है इस समय। अगर आप गौर करेंगे, निफ्टी में टॉप ट्रेडेड काउंटर अगर एक है तो वो इन्फोसिस है, अपने आधे % की बढ़त के साथ। निफ्टी IT आपके सामने 250 पॉइंट ऊपर, टेक महिंद्रा, HCL टेक, ये 3 काउंटर्स है जहां पर सबसे ज्यादा निचले लेवल से दरअसल रिकवरी देखने को मिली है। लेकिन ऑफ कोर्स TCS ज्यादा भागा है, इस पर्टिकुलर स्टॉक में करीब 2% तक के गेन्स बनते हुए दिखाई दिए हैं। पिछले 3 स्टॉक्स पिछले 10 मिनटों में अपनी चाल को और मजबूत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो TCS में हमने थोड़ी सी बहुत ही ब्रीफ एक अपडेट मैंने दिया था कि क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन क्या फाइनल डिटेल्स रह सकते हैं। आशीष हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। आशीष, Q2 से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस, कंपनी की अब तक तो बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव थी, वो कह रहे थे कि एक बहुत ही सुनहरे पल में दरअसल उतरे हैं 2020 के बाद। आज पता चलेगा, आज एक्चुअली आज लिटमस टेस्ट है। अब इंपॉर्टेंट है। जहां तक Q2 परफॉर्मेंस की बात है, रेजिलिएंट परफॉर्मेंस होगी इंडिया की सारी IT कंपनीज की, ये गिवन है। तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन है Q2 में TCS के लिए 1.3% डॉलर आय में तिमाही दर तिमाही का इंप्रूवमेंट, कांस्टेंट करेंसी में हो जाएगा 3.4% का Q-on-Q ग्रोथ। तो Q1 में 3.5% था, इस बार भी मोटा मोटी 3.4% का ग्रोथ। ये ऐसा क्यों हो रहा है? डॉलर आय केवल 1.3, कांस्टेंट करेंसी क्यों 3.4? भाई डॉलर अप्रिशिएट हो गया है। कोई सी भी बाकी करेंसी जिसमें ये लोग ऑपरेट, जिससे कमाते हैं, कोई यूरो हुआ, पाउंड हुआ, येन हुआ, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हुआ, सब डिप्रिशिएट कर गए। तो इसीलिए वो डॉलर रेवेन्यूज कमजोर नजर आएंगे आपको, कांस्टेंट करेंसी में मोमेंटम इंटैक्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इस क्वार्टर के लिए मार्जिन्स Q1 में आपको याद होगा धक्का पड़ा था, 190 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन गिर गए थे। अब उसमें कुछ हद तक वेज हाइक्स का भी इंपैक्ट था।
तो वहां से कुछ हद तक रिकवरी होगी। मैनेजमेंट ने कहा भी था कि Q2 के मार्जिन्स Q1 से बेहतर रहेंगे। जब हर्षदा ने वो इंटरव्यू करा था, 70 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट इस क्वार्टर में होगा और इंप्रूव होके पहुंचेंगे मार्जिन्स 23.8%। ये मैनेजमेंट पहले ही गाइड कर चुका है कि Q4 तक मार्जिन्स होंगे 25%। तो शायद आने वाले तिमाहियों में मार्जिन्स पर और इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। पर नंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट आगे का आउटलुक, मैनेजमेंट की कमेंट्री और वो जो बॉडी लैंग्वेज की बात हर्षदा कर रही थी। अब डिमांड कमेंट्री कैसी रहती है, हायरिंग ट्रेंड्स क्या होते हैं और साथ साथ डील विंस को लेकर क्या अपडेट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। ध्यान रखिएगा, अब तक सारी ग्लोबल कंपनीज ना के कंसर्न्स हाईलाइट करे हैं, लेकिन किसी ने अपने बजट्स कट नहीं करे, इसीलिए इनको कोई असर नहीं हुआ है। पर क्या 2023 कैलेंडर ईयर के लिए भी स्थिति ऐसे ही है क्या? वो कमेंट्री इंपॉर्टेंट होगी। क्या रैंप अप्स में अब देरी हो रही है, क्लाइंट इंटरेक्शंस में समय लग रहा है, वो सब इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जो स्ट्रीट गॉज करना चाहेगी। एक बात और बताता हूं, Q1 में दो इंपॉर्टेंट चीजें थी जो दिक्कत में आ गई थी। डील विंस केवल 1% Q1 बढ़ा था, ऑलमोस्ट फ्लैटिश था, $8.2 बिलियन। अच्छे रैंप अप, अच्छी डील विंस के बाद ठंडा पड़ा था। और दूसरा, जो कर्मचारी ऐड करते हैं ना हर क्वार्टर में, नेट एडिशंस थे 14,100 के आसपास और पिछले 3-4 क्वार्टर्स का रन रेट हुआ करता था 25,000 का। तो एक और थमने के, गिरावट के, स्लोडाउन के इंडिकेशन स्ट्रीट भाप रहा था। तो अब ये दोनों पैरामीटर्स बड़े इंपॉर्टेंट और खास तौर पे वो कमेंट्री आगे को लेकर और 2023 की बजट साइकिल को लेकर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ना कि ये नंबर्स। ओके आशीष, थैंक यू, बहुत विस्तार से बताया आपने। और टीसीएस इस समय डे हाई पर, एग्जैक्टली डे हाई पर, और बैंक निफ्टी में वापस एक रिकवरी आ रही है। एक बार डॉलर रुपी का इंट्राडे चार्ट लेकर आई, सबसे पहले रिकवरी यहीं से स्टार्ट हुई थी और अब डॉलर रुपी एक्चुअली ग्रीन में है। ये देखिए डॉलर रुपी, देखिए मतलब हम इसको उल्टा देखते हैं क्योंकि डॉलर का रेट है रुपी के मुकाबले इसके लिए, लेकिन जब भी ये दिखाए तो ऑलमोस्ट एक हो गया था, ये 82.31 तक चला गया था अभी, तो 82.31 पे टेक्निकली ग्रीन में आ गया था। तो बड़ा मूव इस समय डॉलर रुपी में, उसका शायद एक फैक्टर है कि मार्केट में भी रिकवरी आई है। हमारे साथ अब एलेक्सर इक्विटीज़ के डायरेक्टर हैं दीपन मेहता जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ। दीपन, गुड आफ्टरनून। आपसे पहली बार मेरी CNBC आवाज़ पर बात हो रही है, तो पहले तो अपना समय देने के लिए शुक्रिया और बताइए इस समय TCS को लेकर क्या व्यू रखेंगे? या गुड आफ्टरनून अनुज, एंड बहुत बहुत बधाई आपके नए रोल में विद CNBC आवाज। Another new innings for you and always a great pleasure and privilege to be on your show. So of course TCS आज सबसे important stock रहेगा और हाल ही इवनिंग में we'll get the results of TCS. मेरे ख्याल से results will be more or less in line क्योंकि मैनेजमेंट की जो कमेंट्री थी आफ्टर द फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट दैट वाज क्वाइट डिसेंट, और अगर आप एक्सेंचर के नंबर भी देखेंगे सो दे वर आल्सो प्रीटी मच इन लाइन विद स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस। जो सबसे इम्पोर्टेंट फिगर है दैट विल बी द बिलिंग, और अदर आई वुड से द न्यू बिलिंग व्हिच दे कैन डू और द ऑर्डर विंस व्हिच दे हैव डन। आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट फिगर रहेगा TCS में। बट ऑन द होल आई थिंक टेक कंपनीज के नतीजे ठीक आने चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज आगे जाके उनकी कैसे डिमांड सिनेरियो क्या है। आई थिंक वी मस्ट फोकस मोर ऑन दैट रादर देन व्हाट हैज ऑलरेडी गॉन थ्रू। और रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से डेफिनेटली थोड़ा लॉन्गर टर्म में आई वुड से आफ्टर 2-3 क्वार्टर्स डाउन द लाइन सम बेनिफिट विल डेफिनेटली कम टू द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स। और ये सेकंड क्वार्टर है तो इसकी वजह से आई थिंक थोड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज भी बेनिफिट करेगा मार्जिन्स के लिए। सो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड होप दैट TCS कम्स विद अ वेरी गुड सेट ऑफ नंबर्स। सब यही चाहते हैं TCS बेहद शानदार नंबर्स के साथ आए। आई मीन दीपक जी का अनुमान आपने TCS पे और व्यू सुना अभी TCS पे। दीपक जी, लेकिन अगर ब्रॉडर मार्केट्स के बारे में बात करें, आई मीन जून मिड से जुलाई से लेके जो अब तक की रिकवरी थी जो हमें इस लेवल तक लेके आई, उसमें वर्ल्ड मार्केट से अगर आप देखें जो हमारा डाइवर्जेंस था उसको स्पॉन्सर किया था क्रूड ने, क्रूड के रिट्रेसमेंट ने, क्रूड 86 की ट्रेजेक्टरी तक गया, उसको स्पॉन्सर किया था समहाउ। आई मीन 79-80 की ट्रेजेक्टरी में जो रुपया मनूवर कर रहा था उसने। सडनली ये दो वेरिएबल्स भी आपके हक में नहीं है। आई मीन क्रूड एट 97 एंड रुपी एट 82-30 ट्रेजेक्टरी, क्या थोड़ा सा प्रेशर पॉइंट मार्केट्स के लिए अक्टूबर सीरीज के लिए थोड़ा सा बढ़ गया है? आपका व्यू क्या है? Yes, of course. This was the way the rupee has corrected. ये बिल्कुल unexpected था। देखिए जो crude oil prices है, we have seen $100, we have seen $80 also, and more or less जो अपनी economy है, जो pricing situation है, that is factoring in around about $90 to $100 of crude. तो वो इतनी ज़्यादा आश्चर्यजनक नहीं है। पर ये जो रुपये की गिरावट आई है,
एंड यू मे से कि रुपये की गिरावट इज मच लेस देन सम ऑफ द अदर करेंसीज, पर फिर भी एक सेंटिमेंट पर असर पड़ता है एंड वी आर ए इम्पोर्ट डिपेंडेंट इंडस्ट्री। तो जो इन्फ्लेशन की जो प्रॉब्लम्स है वो उसके कारण बढ़ जाती है एंड वी वर जस्ट अबाउट गेटिंग टू अ सिचुएशन जहाँ पर इन्फ्लेशन के कारण जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे दबाव आ रहा था, दैट वाज जस्ट अबाउट ईजिंग इन द सेकेंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स। और ये जो इफेक्ट आ गया रुपये का, दैट अगेन विल मे बी जनरेट सम एडिशनल कॉस्ट प्रेशर्स फॉर कंपनीज। सो यस, इट इज नॉट अ गुड डेवलपमेंट, बट अपनी इकोनॉमी जो है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स, आई थिंक दे आर प्रीटी मच स्ट्रॉन्ग। और ये जो फेस्टिव सीजन आएगी, आई थिंक इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट दैट दिस कंट्री हैज एवर सीन। एंड होपफुली आई थिंक वॉल्यूम्स की वजह से, डिमांड की वजह से कंपनीज विल बी एबल टू मैनेज देयर मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डिस्पाइट रुपी डेप्रिसिएशन। होपफुली वो रिजल्ट्स में भी आगे रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। एक बार कुछ मिड कैप आईटी कंपनियां रेडार पर लेकर आते हैं। एक तो माइंट्री है जो आउट परफॉर्म कर रहा है, इसका जिक्र कुछ ही देर पहले हुआ था, लेकिन साथ ही हैप्पीएस्ट माइंड जो कैश मार्केट वाला ट्रेड है उसमें भी आप कह सकते हैं आग सी लग गई है। 3.5% तक की तेजी इसी घंटे दरअसल स्टॉक ने दिखाई है। 1034 तक के लेवल्स ये इस समय एंजॉय करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो काफी तगड़ा ट्रैक्शन दरअसल टेक्नोलॉजी में है, लेकिन मिड कैप आईटी कंपनियों में ज्यादा जोश देखने को मिला है। इस पर विकास सालुंके एक बार चार्ट रेडी रखिएगा। दीपन, क्योंकि आपने फेस्टिव सीजन का जिक्र किया और कुछ देर पहले हम ऑटो कंपनियों की तरफ से अपडेट देख रहे थे कि इस बारी नवरात्रि में 55% या 57% रिकॉर्ड बिक्री होती हुई दिखाई दी, विच इज अ वेरी गुड नंबर पर से। लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ कंपनीज जो अच्छा खासा परफॉर्म कर रही थी, अब थोड़ा बहुत साइडवेज हो रही है, और ये चर्चा हमने टाटा मोटर्स की पहले भी की हुई है। इस समय अगर फ्रेश व्यू लेना हो, नया निवेश करना हो ऑटो में, आपके टॉप पिक्स क्या रहेंगे? टाटा मोटर्स के जो नतीजे है या फिर जो उसकी प्राइस मूवमेंट है, इट्स नॉट रिफ्लेक्टिव ऑफ ऑटो शेयर्स पर से, क्योंकि टाटा मोटर्स इज मोर अबाउट जेएलआर एंड जेएलआर इज अ ग्लोबल ऑटो जायंट, और उसकी जो वेरिएबल्स है, उनके जो इम्पैक्ट्स है, they are different from different geographies. So I wouldn't take Tata Motors and then use that as a benchmark for other auto companies. आपने पूछा auto companies, I think are looking at a very good festive season, और उनके जो volumes है, turnover है, profits will be at record highs. I think after almost 3-4 साल के बाद we are seeing a very good trend in the auto industry. And our preference would be for four-wheelers, whether it is tractors, whether it is commercial vehicles or passenger vehicles. और टू व्हीलर कंपनीज विद द एक्सेप्शन ऑफ आयशर मोटर्स वी वांट टू अवॉइड, क्योंकि वहां पर जो डिस्ट्रप्शन हो रही है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, वी आर नॉट एबल टू सी कि वहां पर विनर कौन होगा। सो विद यूजुअल डिस्क्लोजर दैट वी एंड आवर क्लाइंट्स आर इन्वेस्टेड, टॉप पिक रिमेन्स महिंद्रा एंड महिंद्रा। एंड माइंड यू, कई सालों के बाद वी आर सीइंग दैट दे आर फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। उनके जो ट्रैक्टर्स के नंबर आए थे फॉर सितंबर मंथ वाज वेरी इंप्रेसिव। यूटिलिटी व्हीकल्स आल्सो आर डूइंग वेल, एंड ऑफ कोर्स जो उनकी जो पैसेंजर व्हीकल्स है, I think there has got a huge demand for that and a long waiting list. I mean the SUVs per se. So I think that Mahindra & Mahindra may not be the best performing auto share this time round. And of course, I think if you are owning Maruti, I think it's best to remain invested in that stock as well. मार्केट में थोड़ी समय वॉलेटिलिटी है। मैं अभी अपनी एक बात रखूंगा कि जो अगर आपके पास पोजीशन है तो आपको क्या करना चाहिए, एक थोड़ा सा उस पर एक व्यू दूंगा। लेकिन इससे पहले एक बार जरा एक स्टॉक लेकर आइए, HDFC लाइफ। इंट्राडे चार्ट काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है स्टॉक ने, और वो जब ब्लॉक डील हुई थी उसके बाद से इनफैक्ट काफ़ी क्लोज है 52 वीक लो के। और ये स्टॉक में HDFC ने इन्वेस्टमेंट किया था 558 रुपये के भाव पे, और ये समय अभी है 532 रुपये पर। दीपन, नॉर्मली कहते हैं कि अगर HDFC ने 558 में डाला है तो 532 में तो स्टील है, लेकिन आपका कोई व्यू इसमें HDFC लाइफ को लेकर? वेरी गुड ऑब्जर्वेशन अनुज, एंड आई डोंट माइंड बाइंग एट 532। लेकिन आपको जो आपकी इन्वेस्टमेंट होराइजन है, दैट शुड बी 3 to 5 years। पहले तो जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है उसका जेस्टेशन पीरियड बहुत ही लंबा रहता है, एंड इट इज ओनली आफ्टर 5, 10, 15 years की इंश्योरेंस पॉलिसी के बाद लेने के बाद जो पॉलिसी रहती है वो प्रॉफिटेबल बनती है फॉर द लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। अभी तो इन्वेस्टमेंट मोड में है ऑल ऑफ दीज प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज, और अगर आप देखेंगे तो HDFC लाइफ की ट्रैक रिकॉर्ड सबसे बढ़िया रही है। देयर आर लॉट ऑफ इनोवेशन एज फार एज न्यू प्रोडक्ट्स आर कंसर्न, and the growth rates also amongst the finest in the industry. So at these levels, I think if you have a nice long-term 3 to 5 year type of a view, then you could certainly look at buying into HDFC Life.
वैल्यूएशन एट द प्रीमियम एंड, पर आप जानते हैं कि HDFC की सभी स्टॉक्स की वैल्यूएशन एक प्रीमियम एंड पर ही रहती है, and that's been there for many decades. So I think that going forward, the stock price should appreciate based on how the underlying enterprise value is moving up. ये जो enterprise value है, EV है, that is growing steadily at anywhere between 15 to 25% on a compounded basis. For the last 4-5 years, it has been doing so, and next 5 years also, I don't see that growth rate slowing down. दीपन जी, अब मैं आपसे एक स्टॉक पे बात करना चाहूँगा और इस पे काफ़ी खुल के बात आपसे हुई भी और आपने वकालत भी की थी। आई एम टॉकिंग अबाउट जोमेटो। एक बहुत बड़े अनस्टेबल, अगर आप देखें एनवायरनमेंट की बात, आई मीन पिछले 6 महीने में स्टॉक स्टेबल हुआ है और मैं देख रहा हूँ कि जुलाई ऑनवर्ड्स इसमें बाइंग आई है, इमर्ज हुई है। अच्छे कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स इसमें डेवलप हो रहे हैं। अब आपका व्यू तो पहले मैं सुन चुका हूँ, लेकिन क्या आप लोगों ने लोअर लेवल्स पे ऐड किया इस स्टॉक को और इस प्राइस पर व्यू आपका दीपन जी? देखिए, वी हैवंट एडेड एट द लोअर लेवल क्योंकि जो हमारी कॉस्टिंग है दैट इज बीइंग जस्ट एट द IPO प्राइस प्लस द इंटरेस्ट कॉस्ट व्हिच वाज देयर, सो इट इज स्लाइटली ऑन द हायर साइड, पर वी रिमेन वेरी पॉजिटिव ऑन जोमेटो। और मैंने पहले भी कहा है, अगर आप 2030 की डेकेड का आप पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, then certainly you could look at Zomato and some of the other new age digital companies per se. These are outstanding businesses. जो business है that is fantastic. Problem ये है कि उसको value कैसे करना चाहिए, and that's where all the arguments and all the controversies are there. So if you have a longer term view, 5, 10, 15 year view, then your valuation पे आप entry मारते, that is not as important as it is to identify whether the business is outstanding or not. And we are, I think, have got high degree of conviction कि Zomato की जो business model है, that will be there for many, many years. I think food aggregation business is not going to go out of popularity even 5, 10, 15 years from now, the way the Generation Z or the millennials are ordering food into their houses. So I'm very positive on Zomato. और अगर ये कंपनी जो core food aggregation business में EBITDA level पर positive आ जाती है, that can be a huge trigger. And many of the non-believers in Zomato also may start to believe in the story of Zomato. फेयर इनफ। तो ये है फिलहाल आप कह रहे हैं जोमेटो पर राय, लेकिन दीपन इन डिफेंस कंपनियों पर आपकी नजर गई है क्या? क्योंकि जब पिछले बारी आपसे बात करे थे तब से लेकर अब तक गार्डन रीच हो, कोची शिपयार्ड, मजगांव डॉक, सब में बहुत तगड़े रन्स देखने को मिले हैं और हर रोज तरह से ले कंपनियां न्यू हाइस पर ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही हैं। अब मिसाल के तौर पर आप देखिएगा, मजगांव इज नियरली 150% अप दिस ईयर, 100% के रिटर्न्स आई थिंक आपका कोची दे चुका है या गार्डन रीच दे चुका है। कोची भी 60-65% तक के रिटर्न्स ईयर टू डेट, जनवरी टू नाउ। क्या अभी भी मौका है इन स्टॉक्स में पोजीशन लेने का? देखिए, आई थिंक द डिफेंस स्टोरी एक काफी वेल डिस्कवर्ड स्टोरी हो चुकी है, एंड मेनी इन्वेस्टर्स, ब्रोकरेजेस आल्सो हैव स्टार्टेड कवरिंग इट and recommending to their clients, and many HNIs and mutual funds have also started investing in it. तो ये काफी हद तक well discovered story है, and rightly so. I think in जो times चल रहे हैं, the volatility which is there, the uncertainty which is there, अगर आपको एक defensive strategy follow करनी है तो you should certainly look at defense stocks क्योंकि earnings visibility बहुत strong है, and they were trading at very low price to earnings multiple, और वहाँ पर भी हम re-rating देख रहे हैं। But I think more or less काफी हद तक I would say the positives have got captured in. So अब मैं नए निवेश करने की सलाह नहीं दूंगा, but existing investors I think they can continue to sit on profits. These stocks can still do well from these levels also, but it's just that from a margin of safety perspective, अगर 5, 10, 15% का correction आ जाता है इन companies में, that may be a slightly better entry point. ओके, तो शायद डिप्स पर ज्यादा बेहतर होगा इन स्टॉक्स में पोजीशन लेना इस समय नहीं, लेकिन हाँ वन वे गेन्स देखने को मिले इन काउंटर्स में, और अगर आपके पास है तो शायद होल्ड ही करने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दीपन हमारे लिए समय निकालने के लिए, ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। चलिए मार्केट पर वापस लौटते हैं और कुछ स्टॉक्स जहां पर आप देखिएगा बहुत तगड़ी तेजी देखने को मिल रही है अभी भी। फ्लेवर दरअसल एक तो एक्सिस बैंक के फेवर में बना हुआ है, वो स्टॉक टॉप ट्रेडेड काउंटर है 2.5% की तेजी पर, और मिड कैप IT में भी अच्छा खासा जोर देखने को मिला है। शिल्पा, वेरी क्विकली एक बार एक्सिस बैंक पर फ्रेश कॉल देना चाहेंगे आप? 775 के लेवल्स पर इस समय डे हाई पर ही खड़ा है काउंटर।
जी बिल्कुल, एक्सिस बैंक एक्चुअली 770 के ऊपर एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया है एंड इट इज होल्डिंग, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बाय बनता है फॉर टारगेट्स ऑफ 792 टू 805। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना पड़ेगा वो है 762 का। 762 का स्टॉप लॉस। टॉप गेनर इस समय एक्सिस बैंक बना हुआ है। अब यतिन के पास चलते हैं, डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिल रहा है उन्हें। यतिन बताइए। तो टीसीएस के रिजल्ट्स के पहले आईटी स्टॉक्स में भारी हलचल है, और अगर हम आज के डीलिंग रूम के एक्शन की बात करें तो इन्फोसिस ये एक प्रेफर्ड लॉन्ग जो है डीलिंग रूम्स ले रहे हैं। इनफैक्ट अगर स्पेसिफिकली हम देखें वायदे बाजार में तो इन्फोसिस ही ऐसा एक आईटी स्टॉक है जिसका ओपन इंटरेस्ट डबल डिजिट में आज बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट 9 से 10% का आपको ओपन इंटरेस्ट में एडिशन दिखेगा इन्फोसिस के, और काफी सारे ट्रेडर्स यहाँ बीटीएसटी की सलाह अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि शायद 30 से 35 रुपए इजीली इन्फोसिस जैसे स्टॉक में आपके बन सकते हैं, प्रोवाइडेड टीसीएस के नंबर्स थोड़े स्टेबल आए। कहीं ना कहीं डीलिंग को लगता है कि ऑप्शंस के जरिए भी आप थोड़ा बहुत कम रिस्क लेके आईटी स्टॉक्स में जो है ट्रेड ले सकते हैं, खास करके इन्फोसिस में। तो यहाँ खरीदारी की सलाह अपने क्लाइंट्स को देने। इसके अलावा फाइनेंशियल्स की आज स्ट्रेंथ काफी जबरदस्त है, आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है। अगर हम एक काउंटर की बात करें आईडीएफसी लिमिटेड, यहाँ आपको दिखेगा कि काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है। इनफैक्ट 27 लाख शेयर्स ऐड हुए हैं, और पोजिशनली डीलिंग को लगता है कि यहाँ 77 से लेके 78 यानी 78 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं पोजिशनली। ऑब्वियसली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी की बात करें तो ये दोनों फाइनेंशियल स्टॉक्स नए 52 वीक हाई आपको छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मोमेंटम के लिए यहाँ डीलिंग खरीदारी की सलाह अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। कुछ स्टॉक्स जो दरअसल डीलर्स में सबसे ज्यादा चर्चा में है, इन्फोसिस अनडाउटेडली, और आईडीएफसी में भी काफी ज्यादा हरकत देखने को इस समय मिलती हुई दिखाई दे रही है। शुक्रिया यातिन इस अपडेट के लिए। अच्छा, विकास सालुंके एक बार ध्यान देंगे हैप्पीएस्ट माइंड, ये जो ट्रेड बढ़ा पिछले कुछ मिनटों में, क्या कुछ पोजीशन अच्छा विकास है नहीं। राजेश सातपुते, आप क्या देख पाएंगे हैप्पीएस्ट माइंड के स्टॉक को 2.25% ऊपर अब? चलो देखिए, यहाँ पे जिस तरह से हैप्पीएस्ट माइंड ने अपने 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 100 डे में ये जो कंट्रोल्स ऑफ सपोर्ट था वहां से मूव मिला, तो मुझे लगता है ये थोड़ा और एक्सटेंड होगा। ओवरऑल आप देखें तो इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस बनता है वो करीबन 1060 से 1080 में बनेगा। तो अगर किसी ने हमारे कहने पे या बात होने के बाद पोजीशन रखी है तो उन्हें होल्ड करना चाहिए। उनका जो स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 1010 का। काउंटर अच्छा लग रहा है चार्ट के साथ ना। आज तक एक चीज़ ये, एक तो एफएनओ में नहीं है तो इसके लिए थोड़ा सा इसमें एक ये थोड़ा सा इशू है इसका। और इसका अगर आप शेयर प्राइस हिस्ट्री देखेंगे तो अभी रिसेंटली लिस्ट हुआ था, अशोक सूटा जी की कंपनी है सीरियल एंटरप्रेन्योर माइंट्री। तो जब लिस्ट हुआ था उसके बाद काफ़ी टाइम तक ये मेरे ख्याल से 6 महीने तक 350 रुपये पे था। 350 रुपये से इसने 1% का भी मूव नहीं दिखाया। उसके बाद अगले 3 महीने में 350 से ये हो गया 1400, वन वे, कभी नहीं रुका। और उसके बाद जो डिक्लाइन आई उसमें वापस आ गया 828 पर। हालांकि ये मैं बोलूँगा कि जो मिड कैप आईटी स्टॉक्स हैं उनमें जो सबसे महंगे स्टॉक्स हैं उनमें से एक ये है। तो अगर आपकी बेट है कि सूटा साहब पर आप बेट लगा रहे हो, जो पहले उन्होंने एक वेल्थ क्रिएट करके दिए, ना सिर्फ माइंट्री में, पहले मेरे ख्याल से विप्रो में भी थे वो, तो वो मेरे ख्याल से अगर आप वो बेट ले रहे हैं तो ठीक है। लेकिन थोड़ा सा वैल्यूएशन वाइज गिरावट के बाद भी ऊपर के लेवल से जो इसमें गिरावट आई है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है अभी भी। फिर जी हाँ, ये हैप्पीएस्ट माइंड पे आप देखें अनुज के मैं एक स्टॉक ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर, और प्लीज़ डायरेक्टर साहब हेवल्स स्क्रीन पे लिखाइएगा 1347 एट डे हाई। और अगेन आई मीन फेस्टिवल मंथ, और एक अच्छी प्राइस परफॉर्मेंस थी दोनों ही स्टॉक्स की, वोल्टास की और हेवल्स की टिल अप्रैल मई। बट शरद जी, ये जो इस बार लास्ट 3 महीने की प्राइस परफॉर्मेंस में इस 3 महीने में हेवल्स ने क्लियरली ओवरटेक कर लिया है। आई मीन वोल्टास को, लुक एट वोल्टास अभी भी जनवरी 2021 से लेके अब तक की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है, और हेवल्स अपनी सितंबर 2021 से लेके अब तक की अपनी चैनल के हाईएस्ट एज को टेस्ट करता हुआ। शरद जी, वाइट गुड सेगमेंट में आप प्रिफर करेंगे हेवल्स को इस वक्त, या फिर कुछ और आपके जहन में जो आता हो जिसको बाय करना चाहिए? देखिए, इस स्पेस में या तो डायरेक्टली फ्रंटलाइन स्टॉक्स के संग अगर आप जाना चाहते हैं तो हम सबसे ज्यादा बुलिश एयर कंडीशनिंग पे हैं। तो फ्रंटलाइन स्टॉक्स में वोल्टास, ब्लू स्टार, वर्लपूल, ये 3 स्टॉक्स हैं। और वैल्यूएशन कंफर्ट भी अगर आपको खोजना हो तो हमें लगता है एक प्रॉक्सी प्ले अंबर एंटरप्राइज हो सकता है इन वैल्यूएशंस पे, जहां हमें लगता है काफी बढ़िया अपसाइड है यहाँ से। हैवेल्स हमें
हमेशा थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे ट्रेड करता है, अभी भी थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे 20-25% ग्रोथ के लिए हम 60-70 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड पे चल रहे हैं, तो वो मेरे हिसाब से थोड़ा महंगा है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से ले रहे हैं तो मुझे लगता है एसी वाले स्टॉक्स, एयर कंडीशनिंग वाले जो स्टॉक्स हैं, वोल्टास, वर्लपूल और ब्लू स्टार, ये तीनों काफी बढ़िया रहने चाहिए। और अगर आप संक में इन्वेस्टमेंट का मतलब वैल्यूएशन कंफर्ट भी खोज रहे हैं तो अंबर एंटरप्राइजेज एक काफी डिसेंट बेट है। तो ब्लू स्टार में शायद एक अपॉर्चुनिटी इस समय साफ दिखाई दे रही है। चलिए इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर रखते हैं। बाजार में हो क्या रहा है? एक तो निफ्टी बैंक में एक बहुत तगड़ी रिकवरी देखने को मिली है, बीच में झूला जरूर था, 150 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन इस समय आप ताजा तस्वीर देखिए निफ्टी बैंक की 39,119 के लेवल्स पर आती हुई। अभी भी हम 39,300 से दूर है, 200 पॉइंट की दूरी लेकिन रह गई है, लेकिन एक बहुत शार्प रिकवरी देखने को मिल रही है। 64 अंकों की ही गिरावट अब रह गई है स्क्रीन पर। दूसरी तरफ निफ्टी की भी यही चाल देखी जा रही है। निफ्टी भी आप गौर करिएगा, निफ्टी का आज डे हाई 17,280 था, वहां से सिर्फ 30 अंकों की ही दूरी, तो क्लियर साइंस है कि ये मार्केट डे हाई की तरफ ही आज बाजार छोड़ने की तैयारी कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स को लेकर थोड़ा सा प्रेशर कायम था, वो अभी भी है, लेकिन 400 पॉइंट की गिरावट के सामने सब 300 पॉइंट की गिरावट रिकवरी की तरफ ही इशारा कर रही है। एक बहुत स्मार्ट मूव दरअसल इस समय, स्पेशली आखिरी 15 मिनटों में आनो जाता हुआ। बिल्कुल। तो देखिए इसमें एक चीज जो इस समय आपको करनी है वो अब आपको ये करना है कि अब 3:15 बज गए, तो अब करना क्या है, 15 मिनट बचे हैं आपको। हाँ, मैं एक चीज़ बोलूँगा कि अगर तो आप वॉलेटिलिटी नहीं झेल सकते तो सारी ओपन पोजीशंस इस समय बंद करके जाएं, क्योंकि देखिए कल भी फ्राइडे को भी ऐसा लग रहा था कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, लेकिन आज हमको काफ़ी बड़ा गैप डाउन देखने को मिला। तो गैप डाउन या गैप अप को आप प्रीएम्प्ट नहीं कर पाएंगे इस मार्केट में, और गैप अप या गैप डाउन के बाद मार्केट आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी देगा। तो कल सुबह एक फ्रेश स्ट्रेटजी बनाइए डिपेंडिंग ऑन जहां पर हम खुलेंगे उसके हिसाब से, क्योंकि डॉलर इंडेक्स अभी भी इंच अप कर रहा है। जब हम बात कर रहे हैं इवन नाउ डॉलर इंडेक्स वापस 114 की तरफ इंच अप कर रहा है, और यूएस फ्यूचर्स अभी भी नीचे हैं, तो थोड़ा सा अभी भी एक प्रॉब्लम पॉइंट है। गिरावट में खरीदें, रैली को चीज ना करें, और 17,000 के नीचे या 17,500 के ऊपर बड़ी ट्रेड मिलेगी। लेकिन एक और चीज बोलूंगा मैं, आज के मार्केट मूव ने एक चीज साबित कर दी है, बहुत लोग कोशिश करते हैं वीकली ऑप्शंस के थ्रू प्ले करने का, कि जो थर्सडे को एक्सपायर हो रहा है वो वाला ऑप्शन लेके इस मार्केट को प्ले अप किया जाए। इस मार्केट ने आपको एक चीज तो दिखा दी है कि मार्केट का ट्रेंड अपसाइड पर है, हर लोअर लेवल से अच्छी खासी तेजी आ रही है। तो अगर आप कोई पोजीशन, अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं और कोई पोजीशन आप फिर भी लेना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से हर्षदा बैंक निफ्टी का मंथली ऑप्शन, मंथली कॉल ऑप्शन अगर आप लेंगे तो उसमें एक एडवांटेज ये होगा कि एक तो अगर बहुत बड़ा गैप डाउन भी हुआ तो भी इतना ज़्यादा उसका प्राइस नहीं गिरेगा, और दूसरा अगर ये मोमेंटम स्ट्रांग रहा तो मंथली ऑप्शन में आपको एक अच्छा मूव मिलेगा। और एक चीज़ जो क्लियर हो गई है कि हर लोअर लेवल पे बाइंग आ रही है। आज देखिए 700 पॉइंट की इंट्राडे रिकवरी देखी आपने बैंक निफ्टी में। तो अगर आप अभी मान लो मंथली ऑप्शन ले लेते हैं, कल मार्केट वापस गैप डाउन खुलता है, तो उसमें अगर आप एवरेज करेंगे तो एक अच्छा खासा आपको उम्मीद है कि शायद आपके फेवर में आएगी ये ट्रेड। तो वीकली के बजाय मंथली ऑप्शन में शिफ्ट हो जाइए इस समय, क्योंकि ट्रैक्शन इस समय जो है वो बैंक निफ्टी पर ही है और उसी को आपको प्ले अप करना है। प्रकाश गाबा जी भी हैं हमारे साथ। प्रकाश जी, कोई क्लोजिंग स्ट्रेटजी आपकी? बिल्कुल, मुझे माइंट्री अच्छा लगता है। माइंट्री का जो चार्ट है उसके हिसाब से लगता है एक अपमूव मिलना चाहिए। क्लोजिंग स्ट्रेटजी के हिसाब से आप ट्रेड कर रहे हैं 3347 पर, शायद 3400, 3420 ये एक जोन है, वहां तक जा सकता है। आईटी पर ध्यान देना चाहिए, और माइंट्री स्पेसिफिकली स्टॉप होगा 3300 का माइंट्री में एक अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी तेजी की लेकर चले, 3300 का स्टॉप लॉस लगाना है। राजेश सातपुते, आपका ट्रेड? प्रशांत जी देखिए, मुझे लगता है कि आईटी पे बहुत सारी बातें हुई, लेकिन अगर कुछ आईटी के बाद कुछ छाटे के लिए सबसे बढ़िया है वो है एक्सिस बैंक। तो इसी पे बीटी एस्टिमेट करूंगा। 777 के आसपास का इसका प्राइस दिख रहा है, ओपन इंटरेस्ट में भी गेन है, तो यस 770 के स्टॉप लॉस के साथ एक्सिस बैंक लॉन्ग करेंगे। 795 800 मुझे लगता है कल का टारगेट होना चाहिए। जेम एक्सिस बैंक 777 पे क्या आप बाय करते हुए। मानस, आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? देखिए, गैस अथॉरिटी पे मेरा ध्यान है, गेल में खरीदारी करके जाना चाहिए। 20 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हुआ है, एक प्राइस ब्रेकआउट 88 रुपीज के ऊपर देखने को मिला है, तो 88 रुपए का 88 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 92 के टारगेट के लिए बीटीएस कॉल करें। शिल्पा जी, आपकी लास्ट कॉल आज के लिए?
आईटी में तो सबने बात कर लिया है, तो मुझे लगता है नेक्स्ट सेक्टर जो बहुत अच्छा मोमेंटम में है वो है मेटल्स। तो मेरे हिसाब से एनएमडीसी मैं कैरी करना चाहूंगी, उसने एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया अबव 136 नाउ, तो 140 का कॉल ऑप्शन 3 रुपए 10 पैसे में चल रहा है, तो वो मेरा रहेगा बीटीएसटी ट्रेड। मुझे लगता है यहाँ पे टारगेट्स जो आपको मिल जाएंगे कल 3.8 से लेके 4.2 तक के, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 2.5। एनएमडीसी पे बाय है। विकास सालुहे जी की भी कॉल रही है मेरे ख्याल से भी 136.25 पे एनएमडीसी। अच्छा विकास जी से अगर आप देखिए हमारा संपर्क अभी है नहीं, जुड़ेंगे तो दोबारा जोड़ लेंगे। लेकिन गेल इस बीच जो मानस ने रिकमेंड किया था, लुक एट गेल अब 89.90 फॉर डी हाई की ट्रिजेक्टरी मार्केट रेट करता है। और शरद जी बताइए शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से, अब अर्निंग सीजन का आगाज अब हो जाएगा, आपको क्या अच्छा लग रहा है? नॉट एक्जैक्टली बीटीएसटी ट्रेड बट जस्ट अ शॉर्ट टर्म कॉल। मुझे लगता है हीरो मोटोकॉर्प इस वैल्यूएशन के बाद एक अट्रैक्टिव स्पेस पे है। तो जैसे जैसे नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की उनकी ऑर्डर बुक वगैरह इंप्रूव होती है, रॉ मटेरियल प्रेशर भी काफी हद तक ईज होना चाहिए, ऊपर से भी स्टॉक करेक्ट हो गया है। हमारे लक्ष्य वैसे तो 3200 रुपए तक के हैं, बट शॉर्ट टर्म में भी मुझे लगता है जैसे जैसे जो क्वार्टरली नंबर्स आते हैं उसके बाद जो कमेंट्री निकल के आती है वो काफी पॉजिटिव रहनी चाहिए। तो हीरो मोटोकॉर्प एक काफी डिसेंट बेट है। स्टॉक लेकर आइए मजगांव डॉक, और मतलब जैसे कहते हैं कि एक फाइनली सम ग्रेविटी, काफ़ी टाइम से सिर्फ ऊपर जा रहा था और अभी देखिए डे लो पर ये स्टॉक आया है। तो थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा भगवान का डर भी होना चाहिए कहीं ना कहीं, सिर्फ ऊपर नहीं जाते स्टॉक्स, थोड़ा नीचे भी आना चाहिए। और अभी तक स्टॉक्स नीचे नहीं आएंगे तो मतलब मज़ा नहीं है मार्केट में। अगर मार्केट में वन साइडेड मूवमेंट चलती रहेगी, देखिए 1 मंथ का प्राइस देखिए 45% ऊपर है इस समय, तो क्या मतलब कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे आपको मौका मिलेगा तभी बात आगे बढ़ेगी। एक और स्टॉक की मैंने बात की थी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की, एक बार उसको भी लेकर आइए। वो ऑलमोस्ट डे हाई और डे लो के बीच में बंद हो रहा है अब। बैन में आने की तैयारी है, जैसा कि बात कर रहा था ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप को देखते हुए, और बैन में आने की तैयारी है शायद इंडिया सीमेंट की भी, प्योरली इन टर्म्स ऑफ ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। करीब 19% ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। इंडिया बुल्स में थोड़ा कम हुआ है जो ऊपर का लेवल था उससे। सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप लेकिन है टाटा मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प में, और दोनों में आज आपने अच्छी खासी पिटाई देखी है। मेरे ख्याल से ये शायद मैं गलत हूँ हर्षदा, लेकिन ये एक शायद प्राइसिंग कर रहा है कि जो ऑटोज में आपने बड़ी तेज़ी देखी थी शायद वो अब कहीं ना कहीं जाकर एक उस पर विराम लगने की कोशिश हो रही है। और जिस तरीके से क्रूड प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, जिस तरीके से बाकी कमोडिटी प्राइसेस ने वापस एक थोड़ा सा इंचअप शुरू किया है, शायद हो सकता है कि ये रैली जो है ये थोड़ा सा रफ वेदर में जा रही है। तो क्लियरली वहां पर प्रेशर बनता हुआ, वो वीरा वाली बात फिर जमी नहीं है बेसिकली। स्टॉक का बिल्कुल चला नहीं हीरो मोटोकॉर्प का। एक बात मैं बोलूँगा जो 2 व्हीलर्स को लेकर और जो ईवी को लेकर कि इसमें पोटेंशियल बहुत है। और एक बात आप मान के चलिए, हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो ये वो प्लेयर्स नहीं है जो नए प्लेयर्स हैं उनको बोलेंगे कि चलिए ठीक है आप आइए पूरा मार्केट ले जाइए हमारा और हम बैठे रहेंगे। ये क्या कर रहे हैं, मैं इनकी स्ट्रैटेजी बताता हूँ, खासतौर से बजाज ऑटो की। ये देख रहे हैं कि ये मार्केट आखिरकार जाके बड़ी कितने बनने वाली है। यहाँ पे जो मिस्टेक्स हैं वो चाह रहे हैं कि ओला और एथर जैसे लोग करें मिस्टेक्स वो ना करें, ये लोग मिस्टेक्स करें। ये लोग ओला ने तो बहुत करी है, सबको पता है कि काफ़ी मिस्टेक्स हो रही हैं, इनको मिस्टेक्स करने दीजिए। जब ये लोग उतरेंगे पूरी स्ट्रैटेजी के साथ, पूरे फोकस के साथ, एक बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जिस दिन हीरो और बजाज ने ये इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर अपनी अच्छे से लॉन्च की, विद इन 2 ईयर्स आधा मार्केट शेयर इनका होगा। बाकी जितने भी ये लोग नए प्लेयर्स हैं, ये अभी जब तक ये लोग साइडलाइन में बैठे हैं आराम कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन ये टीवीएस मोटर है सिर्फ एक जिसने एक अमंग एस्टेब्लिश्ड प्लेयर थोड़ा सा एक लीड ले लिया है। और इसके लिए टीवीएस मोटर की जो वैल्यूएशन हो देखिए आप इस समय एकदम रिमार्केबल लेवल पे पहुंच गई है, क्योंकि वो थोड़ा सा सक्सेसफुल भी रहा है। तो इसके लिए टीवीएस एक अलग केस है, लेकिन हीरो और बजाज मुझे लग रहा है कि मौके का वेट कर रहे हैं कि एक बार जरा उनको पता चल जाए मार्केट कितनी बड़ी है, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, आएंगे वो, और जब आएंगे तो अच्छा खासा मार्केट शेयर लेके जाएंगे। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन स्टॉक्स में आज थोड़ी सी नरमी जरूर देखने को मिल रही है। अच्छा, आखिरी 8 मिनट बचे हैं, 1-2 ट्रेड्स आपको दिखा दे जहां पर इस घंटे दरअसल एक्शन हो रहा है। 2 व्हीलर्स की बात कर रहे हैं तो आयशा आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। आयशा में 1% का इजाफा अचानक, बात करते करते यहाँ पर एक स्पाइक देखने को मिला है। वो स्टॉक देखिए आप करीब 34 रुपए की बढ़त पर ट्रेड करता हुआ, तो यहाँ पर एक डिसेंट मोमेंटम। M&M एक बाय कॉल था दीपन मेहता का, वहां पर भी थोड़ी बहुत हरकत आती हुई दिखाई दे रही है। गावा साहब, आयशा कोई ट्रेड इस समय आखिरी मिनटों में कैरी करना चाहेंगे क्या पोजीशन, या कल सुबह देखें? ले सकते हैं,
एक एग्रेसिव ट्रेड है, यस आयशर ले सकते हैं, ट्रेड कर रहा है 3542 पर, ऑन द अपसाइड 3600 का एक टारगेट बन सकता है, टॉप होगा 3500 का, रिस्क और रेशो भी फेवर में, यस ले सकते हैं आयशर मोटर्स, एग्रेसिव ट्रेड। आयशर मोटर्स आपकी स्क्रीन पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता है। वाकई अगर आप देखें बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं वो डे हाई पे फ्लो करते हुए, और M&M की कॉल्स में देखा था इस वक्त डे हाई पे फ्लोट कर रही हैं। ये भी अगर आप देखें, यस M&M क्या कर रहा है, इट्स 1244। तो जाते जाते अगर आप देखें जो फेस्टिवल का रंग है जो सुबह सुबह मिस हो रहा था थोड़ा सा, वो एक बार फिर से अगर आप देखें इन स्टॉक्स पे ग्रिप होता हुआ। M&M फिर 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ। याद रखिएगा पोस्ट 11 अप्रैल 2022 कभी भी M&M ने एक क्लोज अब तक 50 डे मार्क के नीचे नहीं दिया है। मैं एक दो स्टॉक्स और मार्क कर देता हूं। लेट्स ब्रिंग PFC, एक और स्पेस है जो कि अच्छा करता हुआ। PFC लेके आइएगा यहाँ पर 100, माफ कीजिएगा, नॉट एग्जैक्टली अच्छा करता हुआ, लेकिन हाँ डे हाई पे फ्लोट कर रहा है। मैं डेली चार्ट पे जब देखूं तो ये बहुत अच्छा अगर आप देखें मूव नहीं है, बट स्टिल डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ। एक बार लेके आइएगा आप HCL टेक्नोलॉजीज। अब आई मीन कमिंग बैक टू IT, ये पूरा का पूरा सेशन क्लोजिंग में IT और साथ ही साथ ऑटो को बिलोंग करता है। माइनस IT में 965, अब आपका HCL टेक्नोलॉजीज अबव टू टच 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। माइनस इसमें कोई ऑप्शन का तर्क आपका और टेक HCL टेक्नोलॉजीज पर? देखिए मैं थोड़ा इंतजार करूंगा HCL टेक में खरीदारी करने के लिए। मेरे हिसाब से 970 972 के ऊपर जब निकलेगा तभी यहाँ पर खरीदारी करेंगे। हालांकि 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, तो मेरा समझना है कि किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो 950 के स्टॉप लॉस से बने रहिए, फ्रेश खरीदारी 972 के ऊपर करेंगे। अच्छा, एक और बात मैं एक्चुअली बोलना थोड़ा सा भूल गया था, जो क्लोजिंग स्ट्रैटेजी, एक नया रिस्क फैक्टर निकल के आ रहा है जो रशिया यूक्रेन में इस समय हो रहा है। क्योंकि आपको याद होगा वो जो ब्रिज एक्सप्लोजन किया था यूक्रेन ने, क्रीमिया का ब्रिज एक्सप्लोजन किया था, मेरे ख्याल से अभी पिछले 1-1.5 घंटे में काफ़ी रशिया ने जो है अपना अग्रेसिव स्टांस बढ़ा दिया। मेरे ख्याल से हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि शायद एक व्लादिमीर पुतिन की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आएगा। क्या ये वॉर एस्केलेट होगी? अगर ये वॉर एस्केलेट होगी, और क्या पुतिन साहब से इस बात का वेट कर रहे थे कि एक यूक्रेन की तरफ से थोड़ा एग्रेशन हो ताकि वो जैसे कहते हैं ना ऑल इन जा सकें एक वॉर में, क्या वो उसका वेट कर रहे थे? क्योंकि वो ये तो क्लियर है कि जो पुतिन जी हैं इस वॉर में वो ही इज इन इट टू विन इट। भले मतलब ये काफ़ी ख़राब हो रहा है जो हो रहा है, लेकिन फ्रॉम मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू ये इंपॉर्टेंट है। तो वो जो हो रहा है वो एक इंपॉर्टेंट है, उस पर नज़र रखिए। उससे क्योंकि क्रूड पे काफ़ी इंपैक्ट पड़ता है, गैस प्राइसेस पे काफ़ी इंपैक्ट पड़ता है, तो और एक इन जनरल जो है जियोपॉलिटिकल इशू है। तो इसके लिए मैं एक और रीज़न बोल रहा था कि जितनी भी टेम्पटेशन है उसकी आप थोड़ा अवॉइड करिए उसको, और एक जो है पोजीशंस को है एकदम स्क्वायर ऑफ करके जाइए और जीरो करके जाइए, तो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। कल सुबह आके फ्रेश कॉल लीजिए। तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करें, कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं, ध्यान रहे थोड़ा सा सावधानी बरतनी। अच्छा, अब एक बार विदेशी बाजारों की क्योंकि हम बात कर ही रहे हैं, बेन बर्नांकी को नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक्स के लिए अभी फ्लैश आया, तो मैंने सोचा कि एक बार डाउ फ्यूचर्स कहाँ पर है वो देख लेते हैं। लेकिन बेन बर्नांकी और दो और लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस में उनके काम के लिए दरअसल ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है, और ये शेयर कर रहे हैं डगलस डायमंड और फिलिप डिग्बिब के साथ। दरअसल इकोनॉमिक साइंसेस के लिए इनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है, रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। ये ना फेड खुद ही तकलीफ करता है और उसके बाद खुद ही उस तकलीफ से बाहर निकालने का क्रेडिट लेता है। पर किसी को अगर प्राइज मिलना चाहिए तो RBI को मिलना चाहिए एक्चुअली। मतलब सबसे स्टेबल पॉलिसी जो है वो RBI की रही है, और एक इकलौता सेंट्रल बैंकर है जिसने इस टेम्पटेशन में नहीं गिवन किया वो जो मनी प्रिंटिंग है। लेकिन ठीक है, नोबेल कमेटी के अपने मापदंड है, तो उन्होंने सेलेक्ट किया बर्नांकी जी को, उनको बहुत बहुत बधाई। जी हाँ, कांग्रेचुलेशंस उनको। लेकिन भारतीय बाजारों की बात करते हैं। एक क्यों हम आपको बता दें कि डाउ कहां पर ट्रेड कर रहा है, एक बार लेकर आएंगे प्लीज डाउ फ्यूचर्स का वो डेटा। जब लास्ट हमने देखा था करीब 148 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही थी। इस समय उन लेवल से तो रिकवरी है, सिर्फ 32 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स और 31 अंकों का नुकसान देखने को मिल रहा है नैस्डैक फ्यूचर्स पर, जो तब करीब 90 पॉइंट नीचे थे। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि मार्केट की स्थिति क्या बनती दिखाई दे रही है। तो डे हाई के थोड़े से करीब
एकदम नेक टू नेक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हाँ रिकवरी जरूर हुई है। 17,250 के आसपास यहाँ पर मार्केट जाकर टिकता हुआ दिखाई देगा। 17,280 डे हाई था मुझे याद है निफ्टी के लिए। निफ्टी बैंक की चाल ज्यादा बेहतर, 39,099, 39,100 के आसपास हमें क्लोज आता देखेंगे। तो डे लो से एक बहुत तगड़ी रिकवरी देखने को मिली, सिर्फ 80 अंकों की गिरावट आपको दिखाई देगी। आज कहां पर मजबूती आई है तो निफ्टी आईटी इंडेक्स 350 पॉइंट की बढ़त पर। टीसीएस के नतीजों से पहले हमने देखा वो स्टॉक चला। इन्फोसिस, HCL टेक महिंद्रा जैसे काउंटर्स में नेशनल लेवल से अच्छी रिकवरी देखने को मिली, और मिड कैप में माइंडट्री, एम्फेसिस, हैप्पीएस्ट माइंड जैसे ट्रेड्स थे, L&T इन्फोटेक जैसे ट्रेड्स थे जो हमारे जानकारों ने आपके सामने पेश किए तेजी की तरफ। तो वो एक तेजी वाला पॉकेट था। ऑटो कंपनियों में निचले लेवल से रिकवरी जरूर आई है, हालांकि वो इंडेक्स आपको नेगेटिव में दिखाई देगा। निफ्टी मेटल एकदम फ्लैट ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। कुछ स्टॉक्स आपको दिखा देते हैं। एक तो अतुल ऑटो, जहां पर विजय केडिया ने वॉरेंट्स में करीब 50 लाख शेयर लिए हैं 198 के भाव पर। उनकी हिस्सेदारी अब 18% से ज्यादा हो जाती है, 7% ऊपर था वो काउंटर। जेपी एसोसिएट्स, आज बोर्ड बैठक, कल अपडेट या फिर आज शाम को अपडेट आ जाना चाहिए कि डिसाइड क्या किया गया है। स्टॉक 10% ऊपर। याद रखिएगा इनका एक पर्टिकुलर सीमेंट यूनिट के विनिवेश की कंपनी चर्चा कर रही है, तो वो स्टॉक भी आज रेडार पर रहा। इसके अलावा दूसरे कुछ और स्टॉक्स जिनमें खबरें थी, अब कैम्स की हम बात कर रहे थे दोपहर में, जहां पर जो म्यूचुअल फंड का इक्विटी इन्फ्लो है बहुत ही मजबूत था। आज स्टॉक करीब 3% के गेंस पर ट्रेड करता हुआ। ईज माई ट्रिप लेकर आई है, बोनस का ऐलान हो चुका है, उस स्टॉक में भी हमने देखा आज थोड़ी बहुत एक्टिविटी सुबह से थी। फाइनल क्लोज 1% के आसपास ऊपर देखने को मिल रहा है। लेकर आते हैं हीट मैप जो आपको क्लियर कट अंदेशा देगा कि कहां पर तेजी रही, कहां पर मुनाफा वसूली। तेजी के काउंटर्स में एक्सिस बैंक आज का टॉप परफॉर्मर है, 3% ऊपर। फिर टेक्नोलॉजी कंपनियों की बारी, टीसीएस, विप्रो जैसे ट्रेड्स, आपका इन्फोसिस, HCL टेक, ये सब टेक महिंद्रा समेत तेजी में थे। HDFC लाइफ में गेंस देखने को मिले हैं। जाते जाते ऑटो कंपनियों की रफ्तार बढ़ाने का काम आयशर ने किया, बजाज ऑटो ने किया, M&M ने किया, और मारुति आज का एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूवर रहा है। वहां पर भी आप देखेंगे नेरली 1% तक के गेंस देखने को मिले। अच्छा, बैंक लेकिन SBI पॉजिटिव टेरिटरी में जाकर टिका है। कमजोर क्या था आज क्लोजिंग पर, जो 17,252 पर हम देख रहे हैं, प्रोविजनल क्लोज आ रहा है। टाटा मोटर्स, टाटा कंज्यूमर, हीरो मोटोकॉर्प जैसे ट्रेड्स, एशियन पेंट जैसे ट्रेड्स में मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखाई दी। ITC भी दबाव में था आज के दिन। तो कुछ FMCG काउंटर्स में हमने देखा है हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। नेस्ले देखिए, HUL देखिए, टाइटन देखिए, ये कंजम्पशन थीम वाले काउंटर्स में हमने देखा थोड़ा सा करेक्शन जरूर आया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी आज थोड़े से सॉफ्टर साइड पर था, 1% नीचे। यह है बाजार की पूरी तस्वीर। 17,252 पर फाइनल क्लोज आता हुआ करीब 62 अंकों की गिरावट। डे लो से कंपेयर करेंगे तो बहुत ही बढ़िया चाल है, और साथ ही साथ निफ्टी बैंक तो 39,100 के ऊपर टिकने में कामयाब। चलिए लेकर आते हैं सीधा सौदा का अपडेट, जहां पर आज का मुकाबला आशीष और नीरज के बीच था। तो आशीष ने दोनों तेजी मंदी के सौदे रखे। मंदी में SH केलकर, बंधन बैंक, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स थे जहां पर प्रेशर देखने को मिला। तेजी की तरफ IDBI बैंक 9% ऊपर वो काउंटर नजर आया। नीरज ने मंदी वाले ट्रेड्स पर ध्यान दिया। रेडिंगटन, USL, स्पाइसजेट और HPCL, ये वो स्टॉक्स है जहां पर हमने देखा करेक्शन देखने को मिला है। तो ये फिलहाल वो काउंटर्स जिनमें सबसे ज्यादा एक्टिविटी आज सीधा सौदा में भी देखने को मिली। तो ये है मार्केट का हाल। कुल मिलाकर डेज लो से बहुत बढ़िया रिकवरी। बीरू, जैसे कहते हैं ना, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, और ठीक वही हुआ है। जी हाँ, और इसमें भी योगदान उसका सबसे ज्यादा रहा जो अब तक सबसे दर्द में ज्यादा रहा, और वो था IT। कल है मंगलवार, उम्मीदें रखिए 1000 होंगी शायद पार। एक बार फिर से 17,300 की ट्रैजेक्टरी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। रात को रहेगी डाउ पर नजर। नमस्कार।